नमस्ते। बढ़िया। तो हम अगर पूरी चर्चा को ध्यान से देखिएगा कि कहाँ से बात शुरू किए हैं, तो कुछ निश्चित अस्तित्व सहज वास्तविकताओं को समझना, उस पर अपने ध्यान का बने रहना, उस ध्यान बने रहने के आधार पर भाव का ठीक होना, भाव के ठीक होने के आधार पर विचार में समाधान का होना, उसके साथ फिर हम जीने जाते हैं। तो मनुष्य के साथ जीने के संदर्भ में स्नेह महत्वपूर्ण है। जड़ प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति के साथ जीने के संदर्भ में असंग्रह महत्वपूर्ण है। तो जब हम नियम पूर्वक जीने की बात को शुरू किए थे, तो ये कहा था कि ये जो 3 नियम हैं, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, इसमें से मूलतः बौद्धिक नियम आधार है सामाजिक और प्राकृतिक नियम का। तो हम बौद्धिक नियम से चर्चा को शुरू किए थे, धीरे धीरे सामाजिक और प्राकृतिक नियम का भी बात करेंगे। बौद्धिक नियम में हमने स्नेह की बात की। ये जो 5 पहचाने थे, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय। मूलतः तो इन 5 में विद्या आधार है बाकी सब बौद्धिक नियमों को सुनिश्चित करने का। ठीक है। ज्ञान आधार है बाकी सभी भाव और क्रियाकलापों का। लेकिन मैंने वहाँ से नहीं शुरू किया इस सत्र को, इस कारण से कि आप एक पूर्व तैयारी से आए हैं, कुछ शिविरों को सुन के आए हैं, पुस्तकों को पढ़ के आए हैं, मध्य दर्शन सार सत्र करके आए हैं, तो वो सूचना ऑलरेडी आपके पास है। उन सूचनाओं का निचोड़ ही अस्तित्व सहज वास्तविकता है, जिस पर ध्यान बने रहने की जरूरत है। व्यवहार दर्शन के 17वें अध्याय में नागराज जी जब इस पूरे बात को कहते हैं कि क्या मूलभूत वास्तविकता है जिस पर ध्यान रहने की ज़रूरत है, तो 5-6 बिंदुओं को वहाँ पर उन्होंने लिखा है। एग्जैक्टली खोल के देखना होगा। उसमें मुद्दा वही है, जड़ का नश्वरत, चैतन्य का अमृत, व्यापक की नित्यता, व्यवहारकारी के नियम। ठीक है। और वो सब के साथ देखेंगे तो जीवन का 2 हिस्सा, एक हिस्सा जहाँ गलती की संभावना है, एक हिस्सा जो हमेशा सही और शुभ के अर्थ में। कोर वास्तविकता को मैं अपनी भाषा में उसको कह रहा हूँ, आप वहाँ आराम से वहाँ की भाषा में देखिएगा कि कैसा लिखा हुआ है। लिखा है कि नीचे, उस वाक्य लिखा है, नीचे जड़, चैतन्य और व्यापक के संदर्भ में संक्षिप्त में निम्न बातें। अध्ययन अभ्यास की 2 विधियों की जहाँ पर बात को शुरू किए हैं, उसके संदर्भ में उस बात को प्लेस किया हुआ है कि अध्ययन की मूल वस्तु क्या है। तो जड़ का नश्वरत, चैतन्य का अमृत, व्यापक की नित्यता, नित्यत्व, उसके साथ देखिएगा तो व्यवहारकारी के नियम। और ये जो जीवन है इसका 2 हिस्सा है, एक हिस्सा जो सही के अर्थ में ही हमेशा होता है, एक हिस्सा जहाँ सही और गलत दोनों की संभावना है। तो इस अस्तित्व सहज वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, स्मृति में रखते हुए, और स्मृति में रखने का मतलब कोई इसको याद करना नहीं है, कोई इसको मेमोराइज करना नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व की सच्चाई है, वो जो हमारी नज़र से ओझल हो रखी है, सिर्फ उस पर अपने ध्यान को बना के रखना है। हमारी स्मृति में होने का मतलब किसी पुरानी घटना को याद करना नहीं है, बल्कि सच्चाई का वो हिस्सा जो हमारी नज़र से ओझल है लेकिन एग्जिस्टेंस में है, और वही मूलभूत नहीं बदलने वाली सच्चाई है, उस पर अपने ध्यान को बनाए रखना स्मरण का तात्पर्य है। स्मरण का तात्पर्य। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो हमने 5 नियमों की जब बात करी, तो असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय को पहचाना। विद्या का बैकग्राउंड आपके पास पहले से है। स्नेह, सरलता और अभय पर हम बात कर चुके हैं, तो अब हम असंग्रह पर बात करना चाह रहे हैं। उसकी बात हमने पहले से इसलिए कर दी कि मानव की परस्परता में जीते हुए स्नेह का भाव ही महत्वपूर्ण है। उसी का अभाव है जो मानव संबंध में समस्या का कारण बनता है। स्नेह ही वस्तुतः आगे सामाजिक नियम का आधार है।
उसको हम देखेंगे आगे। असंग्रह ही आगे वस्तुतः प्राकृतिक नियम का आधार है। तो प्राकृतिक नियम का जो आधार है वो असंग्रह है। तो उस पर हमने पहले बात कर दी, इस पर हम बाद में बात कर रहे हैं। इन सब के मूल में विद्या है। लेकिन एक बच्चा जब ये क्रम क्यों है, अगर उसको देखिएगा ना, सार सत्र में हम बहुत विस्तार से उस पर बात करते हैं, इसलिए अभी ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ ध्यान दिला देता हूँ कि असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय, इस क्रम को इसलिए रखा है कि एक बच्चा जब अध्ययन शुरू करता है ना, अनुसरण अनुकरण से शुरू करते हैं। अनुसरण अनुकरण पूर्वक अगर परिवार में असंग्रह और स्नेह पूर्वक जीने का वातावरण है तो वो दोनों चीज़ों को स्वाभाविक रूप से सीख ही लेता है। जैसे अभी जाने अनजाने ही सुविधा की भोग प्रवृत्ति को सीख लेता है, टीवी देख करके, मीडिया से, एडवर्टीजमेंट से, घर के वातावरण से, और ख़राब व्यवहार को सीख लेता है, रिएक्शन करने पर रिएक्शन करने को। मैं बार बार कहता हूँ कि हम अपने बड़े बच्चे को कोई बात कहता है और नहीं हम सुनता है तो हम बुला के थप्पड़ मार देते। इसका मतलब हमने उसको सिखा दिया कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा बात नहीं माने तो तुमको क्या करना है, कि नहीं? सिखा दिया ना हमने जी। ये दोनों चीज़ वो सीख ही लेता है व्यवहार कार्य को। तो अगर परिवार का वातावरण अनुकूल होता है तो जीने में स्वाभाविक रूप से सुविधा का सदुपयोग और व्यवहार में न्याय आ जाता है। न्याय का मतलब जो उसका दायित्व कर्तव्य बनता है उसको निर्वाह करने की तत्परता। ये कोई समझदारी से नहीं आ रहा है, अनुसरण अनुकरण से आ रहा है, अनुसरण अनुकरण से आ रहा है। उसके बाद जब वो चीज़ों को जांचने परखने का काम शुरू करता है, समझने का काम शुरू करता है, तब विद्या का रोल है कि वो जिन प्रश्नों को पूछता है, अनुसरण अनुकरण आज्ञा पालन अनुशासन के साथ वो जैसा जीने को लेकर के बढ़ा है, उससे जुड़े हुए नियमों को समझने की उसकी इच्छा होती है। क्यों और कैसे से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछना शुरू करता है। वस्तुतः विद्या का वहाँ पे रोल है। उस विद्या की उपलब्धि के रूप में देखिएगा तो सरलता बहुत स्वाभाविक है। जीने में अहंकार का नाश होता है अस्तित्व को सहअस्तित्व पूर्वक देखने के आधार पर। अपने जीने में समष्टि के योगदान को पहचानने के आधार पर जीवन में अहंकार का नाश होता है, सरलता का उदय होता है। और इन जो सरलता है और जो विद्या है, विद्या से अपने समझने की तृप्ति हो जाती है। सरलता अपने व्यवस्थित होकर के जीने का प्रमाण है। तो हमारा समझना और जीना, यह दोनों का तृप्ति बिंदु है वस्तुतः विद्या और सरलता। तो सहअस्तित्व को मैं ठीक ठीक समझा हूँ और सहअस्तित्व को मैं ठीक ठीक जी पा रहा हूँ, ये तृप्ति अपने में अभयता को स्थिर करती है। अभयता की जो सुनिश्चितता होती है वो इसी बात से होती है कि सहअस्तित्व को ठीक ठीक मैं समझ पाया हूँ, सहअस्तित्व को ठीक ठीक जी पा रहा हूँ और ऐसा जीने का प्रावधान आगे भी बना रहेगा। इस आधार पर भविष्य से जुड़ी हुई चिंता, वर्तमान की चिंता, ये सबसे हम मुक्त हो पाते हैं। प्राण भय, पद भय, मान भय, धन भय, ये सबसे हम बाहर निकल पाते हैं। तो क्रम का कारण ये है, हम बड़े हो गए हैं तो विद्या से शुरू होना बनता है। ठीक है, विद्या से शुरू होना बनता है। लेकिन वो बैकग्राउंड आप ले करके आए हैं, इसलिए हम उस पर बात नहीं करके बाकी पे बात कर ली। जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत्व, व्यापक का नित्यत्व, व्यवहार कार्य के नियम और जीवन का दो हिस्सा। एक हिस्सा जो हमेशा सही के पक्ष में है, एक हिस्सा जहाँ गलत की भी संभावना है। ये भाषा मेरी है, आप वहाँ पर देखिएगा तो एक और भाषा में आपको मिलेगा अच्छे से। मैं चाहता हूँ आप पढ़ें उसको। ये जो 5 नियम है, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, इसमें से पांचों को अलग अलग प्रैक्टिस करना है कि एक प्रैक्टिस किया तो बाकी सब प्रैक्टिस हो जाएगा?
जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहाँ से तो उसका उत्तर ये है कि अलग अलग प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। लेकिन जब होते जाता है और एक बार ऊपर खड़े होकर के देखते हैं ना, तब तो ये सब एक बिंदु है जिसका अर्थ है सहस्तित्व पूर्वक जीना। लेकिन नीचे से जब चल रहे हैं ना, तब तो ये सब अलग अलग प्रैक्टिस की वस्तु है और अलग अलग करने से ही जीने में संतुलन रहेगा। नहीं तो जिस वाले भाग को छोड़ देंगे वो टेढ़ा दिखाई देगा जीने में। तो नीचे से चलते समय तो अलग अलग पहचान के ही करना ठीक है। ऊपर से जब उतरते हैं तो एक ही मतलब होता है सहस्तित्व पूर्वक जीना। जैसे अभय का प्रैक्टिस किया तो उसमें स्नेह इंक्लूडेड नहीं है क्या? वही कल इस बात को मैंने कहा था कि अभय की प्रैक्टिस के लिए आप किसी अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान दिए हुए हैं। स्नेह की प्रैक्टिस के लिए भी आपने किसी और अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान दिया था। जो दीदी ने कहा कि अगर एक ही मिल जाए, उन्होंने अभय और सरलता के संदर्भ में कहा कि एक ही वास्तविकता पर ध्यान देने से अगर दोनों हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो नहीं भी होता हो और दो अलग अलग वास्तविकता पर भी आपने ध्यान देने का काम किया हो, धीरे धीरे वो दोनों वास्तविकताएं अर्थ रूप में जुड़ी हुई ही हैं, इसलिए जुड़ जाती हैं और एक ही बिंदु के रूप में हमारी स्मृति में बनी रहती है। तो बिंदु रूप में स्मृति में बने रहते हुए दोनों भाव नीचे बने रहते हैं, स्नेह भी और अभयता भी। लेकिन वो वस्तु के रूप में जब चीज़ों को देखते हैं ना, अर्थ रूप में, तो वो एक साथ सारा उठ के हमारे सामने आता है। जिसके उदाहरण के रूप में मैंने पिछले दिन ये बात दी थी कि किसी से हमारा जब झगड़ा होता है, कोई वो बात कहता है ना, उस एक बात को सुनते ही पुरानी सारी बातें एक साथ उठ करके आ जाती हैं। उसको सुनाए भले हम अगले आधे घंटे में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, बट वो पूरा एक साथ उठ के सामने खड़ा हो जाता है। अर्थ रूप में भी ऐसे ही होता है। वास्तविकता को भी जब देखने जाते हैं तो वो पूरी सच्चाई हमको एक साथ सामने दिखती है और उसका विवरण फिर जितना आप देते रहें और उसको जीने में फैलाते रहें वो अलग बात है। बढ़िया, तो हम असंग्रह के संदर्भ में थोड़ी बात कर लेते हैं। असंग्रह को देखेंगे तो निषेधात्मक भाषा है, क्या नहीं करना है, संग्रह नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है अगर पूछेंगे तो सदुपयोग करना है, ठीक। तो असंग्रह की सकारात्मक भाषा दी समृद्धि। समृद्धि इनफैक्ट इन भाषाओं को भी देखेंगे ना तो ये समझ में आता है कि आदमी, ज़्यादातर आदमी अगर अभावग्रस्त की मानसिकता में जी रहा हो ना, तो समृद्धि भाषा है जो अपील करती है, बताता है कि अभाव से बाहर निकल जाएंगे, पीड़ा खत्म हो जाएगी। जब असंग्रह भाषा तब प्रयोग होती है जब आदमी के पास बहुत सारा इकट्ठा हो गया, ठीक है, इकट्ठा हो गया, तब ये भाषा हिट करती है कि ये जो इकट्ठा कर लिए हैं ना, ये ठीक नहीं है, इससे बाहर निकलना है। तो असंग्रह निषेधात्मक भाषा है, विधेयात्मक भाषा तो समृद्धि है। और ये जो समृद्धि का मतलब परिचय शिविरों में हम लोग बहुत विस्तार से कहते हैं, सुविधा की आवश्यकता की पहचान और उससे अधिक की उपलब्धि का भाव। तो आवश्यक सुविधा की पहचान समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसका पहचान कैसे करेंगे देखिएगा, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, सामाजिक भागीदारी की दृष्टि से। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सदुपयोग की दृष्टि से हम समृद्धि को देख रहे हैं, सुविधा का उत्पादन और संचय कर रहे हैं, न कि भोग की दृष्टि से। तो असंग्रह पूर्वक जीने में सिर्फ संग्रह का निगेशन नहीं है, वो वस्तुतः भोग का भी निगेशन है। तो सिर्फ संग्रह का ही वहाँ पर अभाव नहीं बता रहे हैं, भोग का भी अभाव है, क्योंकि संग्रह भोग से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। नमस्ते भैया। नमस्ते। तो इसके पहले की स्लाइड में जब हमने पढ़ा था तो तब आपने शब्द यूज किया था वैराग्य।
और आपने गलती से मुक्त होने के लिए वैराग्य की बात देखा था। तो मैंने वैराग्य का परिभाषा मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहे हैं मैंने वो देखा, तो उसमें एक बहुत ही बढ़िया परिभाषा निकली जो मेरे को लगा है विधेयात्मक है, क्योंकि वैराग्य निषेधात्मक लगती है। तो वैराग्य का आया असंग्रह प्रवृत्ति से समृद्धि पूर्वक सदुपयोग प्रवृत्ति संपन्नता। क्या बढ़िया परिभाषा है। ठीक बात। तो उसमें एक तो पता चल गया कि समृद्धि और असंग्रह अलग है। असंग्रह वैभव है जो समृद्धि से आती है, तो उसके हिसाब से ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये मेरे को समझ में आया तो वैराग्य के स्वरूप में। तो ये थोड़ा मेरे को शेयर करना है। ठीक कह रहे हैं। संयोग ऐसा है कि असंग्रह, समृद्धि और सदुपयोग तीनों शब्द लिखा हुआ है। ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। वो जो वैराग्य है ना, उस सुविधा के संदर्भ में उसका प्लेसमेंट, वो जो वैराग्य की परिभाषा है ना, उस सुविधा के संदर्भ में, तो उस दृष्टि से असंग्रह का, समृद्धि का, सदुपयोग का प्लेसमेंट समझ में आता है कि सुविधा को छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, क्या करना है, सदुपयोग करना है। बेसिकली छोड़ना वस्तु को नहीं होता है, वस्तु से जुड़ी हुई आसक्ति है जिसको छोड़ना होता है। वो जो क्लिंजिंग है हमारा, उससे जो जुड़ाव है, चिपकाव है, अतिरिक्त जुड़ाव है, वो छोड़ने की चीज़, छोड़ने की चीज़। तो सदुपयोग की दृष्टि से हम इसको देख रहे हैं, न कि भोग की दृष्टि से। तो सुविधा का रोल क्या है अगर देखिएगा तो सदुपयोग। असंग्रह के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सदुपयोग है। सदुपयोग, सदुपयोग की मानसिकता होती है तो आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह हमारे लिए पीड़ा का कारण बनता है। अगर सदुपयोग प्रवृत्ति हो तो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह हमारे लिए पीड़ा का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है, इसलिए उसके संग्रह की संभावना ही खत्म हो जाती। तो क्या होगा उसका, उसको देखने जाइएगा तो वितरण। व्यवहार दर्शन के 16वें अध्याय में आपको इसका भी जिक्र मिलेगा, वितरण का। बल्कि वहाँ तो इसको इतने अच्छे से सोचा है कि कहा है राष्ट्रीय वाणिज्य वितरण विधि से सार्थक होता है। राष्ट्र की सीमा तक वितरण को देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में लिखा है कि विनिमय विधि से सार्थक होता है। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। वितरण का मतलब होता है मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है इसलिए हम दे रहे हैं आपको। वो इसलिए नहीं है कि बदले में आप भी कुछ हमको देंगे। ठीक है? और इनफैक्ट ये एक दृष्टि है, वितरण की दृष्टि से अगर आदमी जीना शुरू करे ना तो अगले को वो मिल ही जाता है जो उसको हमसे चाहिए। ठीक है? हमारे पास जो अतिरिक्त है अगर उसके वितरण की प्रवृत्ति हमारी हो, आपके पास जो अतिरिक्त है उत्पादन के उपयोग से अतिरिक्त, उसके विनिमय की वितरण की प्रवृत्ति आपकी हो, तो हम दोनों को स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। तो वितरण शब्द जो है वो अतिरिक्त का वितरण है, न कि संग्रह। तो भोग और संग्रह ये दोनों परेशानी का कारण बनता है, और दोनों के मूल में कहीं ना कहीं सुख पाने की प्रवृत्ति है। भोग जाके प्रिय से जुड़ता है, संग्रह जाके लाभ से जुड़ता है। तो असंग्रह के संदर्भ में या समृद्धि के संदर्भ में सदुपयोग महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हम असंग्रह या समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं कि नहीं, उसका मूल पहचान है कि हम सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं, और जो अतिरिक्त है हमारे पास उसका हम वितरण कर रहे हैं कि नहीं, सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं, वितरण कर रहे हैं कि नहीं। तीसरा मुद्दा है असंग्रह के संदर्भ में उत्पादन का, कि उत्पादन पूर्वक हम सुविधा को एकत्र करें, न कि शोषण पूर्वक। उत्पादन पूर्वक हम उस सुविधा को एकत्र करें, न कि शोषण पूर्वक। और उत्पादन को मैंने लिखा है अधिकतम नियम पूर्वक,
क्योंकि आज की स्थिति परिस्थिति में जितना वो पालन हो सकता है उतना ही किया जा सकता है। मानवीय व्यवस्था में देखेंगे तो डीजल और पेट्रोल के प्रयोग होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आज की परिस्थिति में कार का प्रयोग करेंगे कि नहीं, खेत में पानी देने के लिए पंप चलाएंगे कि नहीं, तो दिखता है कि उसकी आवश्यकता है। कम से कम मुझे तो लगती है, आप लोग इस पर विचार कर लीजिएगा क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। मुझे जो लगता है मैं उसको शेयर कर दे रहा हूँ कि अधिकतम नियम पूर्वक उत्पादन, न कि शोषण पूर्वक एकत्र करना। और इन तीनों में देखेंगे ना तो असंग्रह की दृष्टि से सदुपयोग और वितरण महत्वपूर्ण है उत्पादन की तुलना में। अभी हमको बहुत बार लगता है कि उत्पादन का अवसर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से असंग्रह पूर्वक जीने में मूल मुद्दा सदुपयोग और वितरण का है, जिसकी संभावना हम सब के साथ, चाहे हम उत्पादन कर रहे हों चाहे नहीं कर रहे हों, सदुपयोग और वितरण इन दोनों की संभावना हम सभी के साथ। ये वो जगह है जहाँ से हम में से हर आदमी शुरू कर सकता है, नौकरी कर रहा हो कि व्यापार कर रहा हो कि कोई और काम कर रहा हो। बल्कि नौकरी और व्यापार में लगे हुए लोग अगर सदुपयोग और वितरण की मानसिकता से जीना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के नियम पूर्वक उत्पादन करने की संभावना बनती है। तो मेरे हिसाब से असंग्रह का अभ्यास करने के लिए सदुपयोग से शुरू करने की ज़रूरत है। जो अतिरिक्त है उसका वितरण करने की ज़रूरत है। उसके साथ उत्पादन को भी ज़रूर करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उत्पादन का अवसर नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि असंग्रह में हम कुछ नहीं कर सकते या समृद्धि में कुछ नहीं कर सकते। सदुपयोग कर सकते हैं, जो अतिरिक्त है उसका वितरण कर सकते हैं। वितरण के लिए ये परंपरागत शब्द है, शब्दान, संविभाग, ऋण अदायगी, ये अलग अलग तरह से देखने की दृष्टि है। मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम दूसरों को दे रहे होते हैं ना, तो हमको अहंकार पैदा होता है कि मैंने किया और मैं दूसरे को दे रहा हूँ, ठीक है। उस दृष्टि से देखते हैं ना तो अहंकार पैदा होता है। जब ऐसे दिखाई देता है ना कि ये जो उत्पादन हो रहा है इसमें समष्टि का बहुत सारा रोल है, जो मैं कल कह रहा था कि जिस स्किल से हम उत्पादन कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी से हम उत्पादन कर रहे हैं, जिस शरीर से हम उत्पादन कर रहे हैं, जिस प्रकृति का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सब को मिला के देखिएगा, जिस परंपरा से हमको ये ज्ञान मिला है, ये सब को मिला के देखिएगा तो अपना रोल 1% क्या 0.1% ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं ना तो हमको समझ में आता है कि हमारे यहाँ तक पहुँचने में परिवार का, समाज का, प्रकृति का, ये सब का रोल है, ठीक। तो उसको रिटर्न करेंगे कि नहीं वापस। तो ये ऋण अदायगी शब्द जो है ना, किसी का दिया हुआ लोन को जब आप वापस देते हैं ना तो अहंकार नहीं आता है। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बड़ा काम कर दिए। अपनी तरफ से देने जाते हैं ना तो ऐसा लगता है विशेष कर रहे हैं। तो ऋण अदायगी शब्द का मतलब ये है कि ये जो उधार हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, परंपरा के द्वारा, वो सब का जो उधार हमारे ऊपर इकट्ठा है, बेसिकली उसकी अदायगी होती है इस प्रक्रिया से, उसका चुकाना होता है इस प्रक्रिया से। ये ऋण अदायगी का मतलब है। संविभाग का मतलब है, ये भी एक भाषा है, जिन जिन का भी इसमें जो जो योगदान है वो सब हिस्सा उसको वापस देना। तो प्रकृति का अगर उसमें इन्वेस्टमेंट है तो एक हिस्सा प्रकृति को वापस दे पाना। संग्रह मानसिकता हो तो आदमी का अपना ही पेट नहीं भरता, दूसरे का क्या सोचेगा। तो यहाँ से सदुपयोग और वितरण, असंग्रह में गति करने के लिए सदुपयोग और वितरण ये दो जगह है जहाँ से हम सब गति कर सकते हैं। उत्पादन का अवसर हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी वो दो काम कर सकते हैं। माइक, मैं इसलिए ये सब को अलग अलग वो कर दे रहा हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से अगला कदम हम क्या ले सकते हैं वो हमको दिखना शुरू हो जाए।
नहीं तो हमको लगता है बात तो ठीक है, करें क्या। ठीक है, सदुपयोग कर सकते कि नहीं। सदुपयोग के अतिरिक्त जो धन, संसाधन, सुविधा हमारे घर में इकट्ठा हो गया है, उसका वितरण कर सकते कि नहीं। और सदुपयोग मानसिकता के साथ जो अतिरिक्त होता है वो हमारे लिए पीड़ा का कारण बनता है। भैया हम प्रकृति से ले लेते हैं बहुत सारा और फिर हम उसको बांट देते हैं, ये वितरण कहलाता है क्या? वितरण का मतलब है ये जो एक व्यवस्था बनी होती है जिसके तहत कुछ सुविधाएं मेरा कहलाती हैं, कुछ खेत मेरा कहलाता है, उससे उत्पादन की हुई वस्तु मेरी कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही हम जब कहीं उत्पादन के रूप में, सेवा के रूप में कुछ करते हैं, उसके प्रतिफल के रूप में जो मिलता है वो सामान्य भाषा में मेरा कहलाता है। ये जो मिला है उसका अपनी आवश्यकता अनुसार, परिवार की आवश्यकता अनुसार उपयोग, शेष का समाज गति के अर्थ में वितरण या सदुपयोग। भैया ये तो कहीं ना कहीं अहंकार देगा ही देगा, या फिर वो ज़्यादा सही होता है कि हम उतना संग्रह करें ही नहीं, हम उतना ही लें प्रकृति से जितनी हमारी आवश्यकता है। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि हम ले लें और फिर उसके बाद हम ये सोचते रहे कि चलो ठीक है बांट देंगे, तो वो कहीं ना कहीं अहंकार आएगा ही आएगा। उसको देखा जाए सामान्य रूप से कई बार ऐसा दिखता है कि प्रकृति में उत्पादन स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक है। आदमी की आवश्यकता से अधिक उत्पादन का प्रकृति में प्रावधान है। ठीक है, और ख़ास करके प्राणावस्था की जगहों पर जब उस उत्पादन को देखते हैं, देखिए लोहा और कोयला तो कम निकालें वो ठीक है, ठीक है, वो तो सोच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो प्राणावस्था की जगह पर उत्पादन है ना, वो तो बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। और उसका अपना एक साइकिल, एक मिनट दीजिए हमको, उसका अपना एक साइकिल है। पदार्थावस्था, प्राणावस्था का अपना एक साइकिल है, उस साइकिल के तहत वो चलता रहता है। तो जो खेत हमारा कहलाता है उसमें से कुछ उत्पादन हुआ, ठीक है, उस उत्पादन का परिवार की आवश्यकता के अर्थ में हमने उपयोग किया, शेष को समाज गति के अर्थ में लगाने की बात है। समाज गति के अर्थ में लगाने का मतलब कॉमन प्रोग्राम, स्कूल होगा कि नहीं, हॉस्पिटल होगा कि नहीं, कॉलेज खुलेंगे कि नहीं, विनिमय के केंद्र बनेंगे कि नहीं, इसके लिए हमारी भागीदारी होगी कि कोई दूसरा आके करेगा। ठीक है, एक जगह वो है। दूसरा जगह ये है, जाने अनजाने कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए तो अकाल पड़ ही सकता है, भूकंप हो ही सकता है, किसी कारण से दुर्घटनाएं हो ही सकती हैं। उन जगहों पर लोगों की सुविधा की ज़रूरत पूरी होगी कि नहीं होगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस आशय से ये बात लिखी हुई है। और अहंकार होगा कि नहीं, उसको अगर आप पूछेंगे तो धीरे धीरे जब मैं और मेरा का अंतर साफ होना शुरू होता है ना, तो अनुभव दर्शन कहता है कि आत्मा मैं है और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि मेरा है। उससे अतिरिक्त किसी वस्तु में मैं मेरे का भाव हमारी समस्या का कारण बनता है। तो सामान्य रूप से दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं और मेरा दोनों जीवन ही है, उससे बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। उससे बाहर जितनी भी चीज़ों को हम मैं मेरा के रूप में देखते हैं वो सब वस्तुतः समस्या का कारण बनता है। तो भैया इसको ना बहुत बारीकी से देखेंगे ना, तो अगर हम जो संग्रह करते हैं ना, वो संग्रह हम ये सोच करके करते हैं कि इन फ्यूचर हमारे ये काम आएगा, इसलिए हम संग्रह करते जाते हैं, है ना। लेकिन उसके पीछे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वो लाभ वाली जो मनोदशा होती है ना, वो ही रहती है। हम उससे अपनी तृप्ति करते जाते हैं कि, और उसका कोई अंत भी नहीं होता है ना। इसीलिए संग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, भोग की बात नहीं कर रहे हैं, शोषण की बात नहीं कर रहे। संग्रह के बदले वितरण, भोग के बदले उपयोग, सदुपयोग। और असंग्रह पूर्वक जीना या समृद्धि पूर्वक जीना एक प्रवृत्ति है, बेसिकली हमारी प्रवृत्ति है कि जो शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में सुविधा की ज़रूरत पड़ती है हम उसका प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए भी, परिवार के लिए भी। जो शेष होता है उसका समाज गति के अर्थ में उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो अतिरिक्त है वो जहाँ आवश्यकता पड़ती है, किसी भी कारण से पड़ ही सकती है,
भूकंप हो ही सकता है, अकाल हो ही सकती है, आग लगने की घटना हो जाती है। ऐसे अनेक कारण होते हैं। अभी ओलावृष्टि हो गई कई जगहों पर, तो फसल कितनी निकलेगी कहना बहुत मुश्किल है। इस बार की बारिश में कई एरिया तो गए काम से। वहाँ आदमी को आवश्यकता पूर्ति होगी कि नहीं होगी? बाबा जी अपने समय का बताते हैं, उनके घरों का सिस्टम ऐसा था कि जो सब्जियां होती थी, ठीक, वो जो अतिरिक्त होता था उसको घर के बाहर रख देते थे कि जिसको ज़रूरत है उठा करके ले जाए, ठीक। और इतना ही नहीं, घर के बाहर उसको इस जगह पे रखते थे कि कौन उठा के ले जा रहा है ये दिखाई ना दे, ठीक, ताकि ले जाने वाले को भी कोई संकोच नहीं हो और हमको भी हिसाब नहीं रखना पड़े कि कौन ले गया। तो जीने के डिज़ाइन को हम सोचेंगे ना तो बहुत तरह से किया जा सकता है, किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि असंग्रह में हम कुछ नहीं कर सकते, समृद्धि में हम कुछ नहीं कर सकते। सदुपयोग कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, उत्पादन की जितनी अवसर हो, संभावना हो, उतना कर सकते हैं। और उसमें भी नियम जितना फॉलो हमसे हो सकता है आज की सारी स्थिति परिस्थिति के साथ, उतने से बढ़े, धीरे धीरे आगे उसके ठीक होने का और काम हो सकता है। यहाँ पर विनिमय को आपने प्लेस नहीं किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। इसमें वितरण को लिया है लेकिन विनिमय को नहीं लिया, और क्योंकि आप अध्ययन के प्रश्न नहीं ले रहे हैं तो आपकी इच्छा हो तो उसका राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र बोलते हुए आपने वितरण और विनिमय, तो क्यों अंतर्राष्ट्र को छोड़ दिया, उसे बाहर रखा? थोड़ा सा कभी व्यवहार दर्शन में उस पर बात करेंगे तो करेंगे, अभी उस मुद्दे को नहीं लेते। मैंने तो सिर्फ रेफरेंस ले लिया उसका कि क्यों वितरण प्रयोग किया है, कि वो कहता राष्ट्रीय वाणिज्य, राष्ट्र तक का। हम तो बात करना शुरू किए थे तो हम पहले ही इस बात को फिक्स कर दिए थे कि हम स्वयं, परिवार और एक्सटेंडेड फैमिली जहाँ काम कर रहे हैं, इतनी जगहों पर अभी हम अभ्यास को केंद्र में रख के बात कर रहे हैं। पूरा समाज और व्यवस्था ठीक होने के लिए क्या अभ्यास चाहिए उसको हम अभी नहीं बात कर रहे, उस पर फिर कभी बात करें। तो वृद्ध परिवार की सीमा में वितरण तक का है, वितरण का ही महत्व है। और वितरण हो जाए तो आवश्यकता पूर्ति हो सकती है सबकी, ऐसा संभव तो लगता है, संभव तो लगता है। तो यहाँ वितरण पर ही जोर रहेगा, चाहे वहाँ विनिमय भी हो रहा है, परिवार में भी विनिमय होगा, लेकिन जो एम्फेसिस है वो वितरण। जी, दो परिवारों के बीच में विनिमय है, परिवार के अंदर विनिमय तो मैं मध्यस्थ दर्शन में अभी तक नहीं देख पाया हूँ, वहाँ तो वितरण ही है, पति पत्नी में विनिमय नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हालांकि करते हैं लोग। मैं 2012-13 में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो एक लेडी थी हमारे साथ, प्रोफेसर थी दिल्ली में, वो बता रही थी मैं हस्बैंड को 1.5 साल से 30,000 रुपया लोन दी हूँ, आज तक वापस नहीं दिए। ये मैं 2011 का बता रहा हूँ। एक कॉन्फ्रेंस में हम बाहर, उसमें विदेश थे उनके साथ, तो शेयर कर रही थी कि वे 1.5 लाख रुपये नहीं 30,000 रुपया बता रही थी कि 1.5 साल पहले लोन दिए हैं, वापस नहीं दिए आज तक। किसी संदर्भ में बात हो रही थी। इनफैक्ट बहुत बार देखेंगे ना ये सारी चीज़ों को, घर टूटने का ना एक बड़ा कारण जो है ना, आज के दिन अगर देखिएगा तो ये जो उत्पादन की प्रक्रिया है ना, उसका व्यक्तिगत हो जाना हुआ है, ठीक है। उस घर की समस्या ये है, और कैसे होता है वो कॉन्टेक्स्ट आ गया तो मैं बता देता हूँ उस उदाहरण में। उस घर की समस्या ये है कि जॉइंट फैमिली है और उसमें इनकी नौकरी है, पत्नी की नौकरी है, बाकी फैमिली जॉइंट, ठीक है। तो जो बिजनेस चल रहा है उसमें दोनों भाई का हिस्सा है, ठीक। लेकिन ये पत्नी जो कमा रही है इसको वो अपना मानती है, वो तो परिवार का है नहीं, ठीक। वो परिवार का नहीं है। बिजनेस ज्वाइंट कर रहे हैं सभी भाई, तो वो तो परिवार का है पूरा, तो उसका तो हिस्सा आधा आधा जैसे भी होगा होगा। ये पत्नी कमा रही है, वो दूसरी नहीं कमाती हैं, तो इनको जो सैलरी मिल रही है 1 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की, वो इनकी अपनी है, उसको ये अपने अकाउंट में रखेंगे, अपने हिसाब से जहाँ खर्च करना होगा करेंगे। निश्चित रूप से इनका जो लाइफ स्टाइल होगा और इनके भाई की पत्नी का जो लाइफ स्टाइल होगा, अंतर तो होगा। इनके बच्चे का जो लाइफ स्टाइल होगा और भाई के बच्चे का जो लाइफ स्टाइल होगा, अंतर तो होगा। 1,000 रुपये के खिलौने से खेलेगा, एक को 10 रुपया भी नहीं होगा।
एक दिन में 2 आइसक्रीम खाएगा, दूसरा 2 रुपये के चॉकलेट के लिए देखेगा। वो परिवार ज्वाइंट चलेगा क्या? कहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए उसमें होता ही है, इसको थोड़ा और पीछे ले आता हूँ। परिवार में भी ऐसा होता है कि पति पत्नी ही हो ना, और पति बाहर कमा रहा हो, पत्नी घर का काम देख रही हो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर तो पति को लगता है कमा तो वही रहा है, ये पत्नी तो फालतू के दिन भर घर में घूमती रहती है। ठीक है, परिवारों में झगड़े का ये भी एक बड़ा कारण है कि जो कमा के लाता है ना, उसको लगता है वही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, ये बाकी सब तो टाइम पास करते रहते हैं। ठीक है। आप देखिए ना, घर के निर्णयों में आप थोड़े जाइए, थोड़ा देखिए कुछ घरों का सर्वे करके कि घर में होने वाले निर्णयों में कौन लोग अपनी ज़्यादा चलाया करते हैं। ठीक है। एकदम ठीक कह रहे हैं। एक मिनट दीजिए हमको, बोलिएगा आप लोग। मैं जो कह रहा हूँ मैं पहले वो तो बोल लूँ, फिर आप बोलिएगा। मैं तो एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ कि जॉइंट फैमिली हो और घर में 3 भाई हों, देखिए कौन से भाई के हिसाब से निर्णय चलता है। अगर तीनों अलग अलग कमा रहे हों, कौन से भाई के हिसाब से निर्णय चलता है, देखिए। ठीक ठीक। ये ठीक है कि पति पत्नी में देखिएगा ना, तो कुछ घर ऐसे भी मिल जाते हैं जहाँ पति अधिक कमा रहा हो फिर भी पत्नी अपने हिसाब से चला लेती है। वो तो मैनेजमेंट स्किल है जी। देखिए सॉल्यूशन तो एकदम सिंपल है। अगर मुझसे पूछेंगे ना तो समाधान तो एकदम सिंपल है कि अगर एक जॉइंट फैमिली का मतलब एक परिवार के रूप में, एक परिवार में भाषा दूंगा, अगर एक परिवार के रूप में हम जी रहे हैं तो पूरे इनकम को एक ही मानना बनता है। तो कमाई नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, वो कमा के जो उसको सिर्फ अपना मान रहे हैं, घर के बाकी 9 लोगों का नहीं मान रहे हैं, मेरे हिसाब से समस्या वहाँ खड़ी है। समस्या वहाँ खड़ी है। इतना ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बहुत कठिन नहीं है। लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है, क्या समाधान होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए तो अभ्यास वहीं से शुरू किए। 100 रोगों की एक दवा है वो। उस अभ्यास को करने से ही नीचे की चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वो तो है ही, वो तो है ही। तो ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इस पर ध्यान जाना हो ना कि क्यों असंग्रह पूर्वक जीना ठीक है, तो उसी के लिए लिखा है कि जिस प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके हम उत्पादन करते हैं ना, वो प्रकृति का है या समाज का है। ठीक, जैसे हम कुर्सी यूज़ करते हैं, ठीक है, ये प्रकृति से आता है। ठीक है, खेत प्रकृति है, कंप्यूटर प्रकृति से आया हुआ है। जिन वस्तुओं का प्रयोग करके भी हम उत्पादन करते हैं वो प्रकृति से, ठीक है, और उसकी जो हिस्सेदारी है वो अल्टीमेटली पूरे समाज की है। धरती किसका है? सर्व मानव के प्रयोग करने की वस्तु है। नदी किसका है? ठीक है, हवा किसका है? जंगल किसका है? ये देखिएगा ना तो ये समझ में आता है कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं ना वो पूरा प्राकृतिक संसाधन या तो प्रकृति का है या समाज का है। उसके आगे हम जिन नियमों के आधार पर उत्पादन कर रहे हैं ना, उन नियमों का ज्ञान और तकनीकी भी ज़्यादातर समाज से आया हुआ है। हमारा अपना रिसर्च नगण्य होता है। ठीक, ये और बात है कि हम अपना कोई करता भी है छोटा मोटा रिसर्च ना, वो उसी को मानता है कि मुख्य है, बाकी सब तो कबार है। ठीक, आजकल लोग ऑर्गेनिक खेती पर बहुत बात करते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से अगर
पीछे हट के देखता हूँ ना कि कितने नए सिद्धांत ढूंढ करके उसमें निकाले गए हैं, बड़ी मुश्किल से एक दो मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर वही सिद्धांत हैं जो परंपरा में, प्रचलन में और जगहों पर रहे हैं। ठीक है, होंगे एक दो, हो सकता है निकाले भी होंगे, लेकिन 20 में से एक दो निकलेगा। तो हमको समझ में आता है कि हमारे करने में जो ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग हो रहा है वो भी समाज से आया हुआ है। जो स्किल हम यूज़ करते हैं प्रयोग करके, जिन मशीनों का, जिन टूल्स का, जिन कलाओं का, वो भी देखिएगा तो समाज से। तो सारा उत्पादन का आधार ही प्रकृति और समाज है, इसलिए धन समाज की संपत्ति है। व्यवहार दर्शन में लिखा मिलता होगा ना, धन समाज की संपत्ति है। उसका कारण हुआ है जी। ऐसे ही देखेंगे ना, अनुभव दर्शन में आपको लिखा मिलेगा, जिस मनुष्य के उत्पादन का 6ठे अध्याय का शायद एंड है, अगर मुझे ठीक याद है तो, आगे पीछे हो सकता थोड़ा, जिस मनुष्य के उत्पादन का न्यून अंश उपयोग सदुपयोग में और अधिकांश अंश वितरण में, आप पूछ रहे थे वितरण क्यों लिखा है, ठीक, हाँ, ये मैं तो अनुभव दर्शन से उसको कह रहा हूँ, अभी मुझे वहाँ का ध्यान है। हाँ, 6ठे अध्याय के एंड में है, जिस मनुष्य के उत्पादन का न्यून यानी थोड़ा हिस्सा उपयोग सदुपयोग में और अधिकांश अंश वितरण में जाता है, वही ब्रह्मानुभूति क्षमता को पाने का अधिकारी है। लगभग ऐसा वाक्य आपको मिलेगा, बॉक्स में भी है, और वो लगभग उस पैराग्राफ का लास्ट स्टेटमेंट है, लगभग। तो ऐसा लिखा मिलेगा आपको, न्यून अंश उपयोग सदुपयोग में, अधिकांश अंश वितरण में। $11 किलो से 6 किलो। तो न्यून अंश उपयोग सदुपयोग में, अधिकांश अंश वितरण में। और ये बात भी आपको कई जगहों पर लिखा मिलेगा, अधिक साधन और संपदा स्वयं में दुख का कारण है। सदुपयोग दृष्टि होती है तब चुभता है आंख में जी, समझ में आता है कि व्यर्थ कर रखे हैं, खराब हो जाएगा फिर। तो बताइए, इस पर कोई भी बात करनी हो तो बताइए। हाँ, माइक उधर, हाँ एक माइक तो इधर है, उधर माइक बढ़ा दीजिएगा। हाँ, कोई एक बोल लीजिए। वितरण में जो दान लिखा था ब्रैकेट में जी, तो उसमें मुझे ऐसा समझ बनता है कि मध्यस्थ दर्शन के अनुसार जब हम समृद्धि को व्याख्यायित करते हैं, या फिर हर एक मानव का जो जीवन शैली है वो उत्पादन पूर्वक जीना की जीवन शैली है, तो व्यक्तिगत रूप में है वो कोई व्यक्ति है, वो दान मतलब वितरण करने वाले तो है, लेकिन दान को स्वीकारने के अर्थ में व्यक्ति रहेगा कि नहीं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो ट्रांजिशन फेज है उसमें शायद व्यक्ति भी रहेंगे, पर मानवीय परंपरा है उसमें सामाजिक कार्यक्रम के अर्थ में है वो दान स्वीकारने के रूप में रहेगा, ऐसा मुझे स्वीकार होता है। ये सही है? ठीक कह रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम के रूप में ही वो रहेगा। व्यक्तिगत में सिर्फ एक जगह हमको समझ में आती है, जो मैंने कहा, आपत्ति काल, किसी भी कारण से बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, हिमालय के किसी एरिया में वो हुआ तो कई गांव डूब गए, बह गए, अभी 2-3 साल पहले की ही बात होगी ना, ठीक है। ये जो इस तरह के सर्कमस्टांसेज हो जाते हैं ना, वहाँ तो लगता है कि ज़रूरत रहेगी, क्योंकि एक ही दिन में आपका सारा उखड़ जाता है, घर परिवार संपदा सब। अब वो खड़ा होने में थोड़ा समय तो लगेगा, उत्पादन का पूरा सेटअप वापस बनने में टाइम लगेगा, वहाँ भर हमको लगता है कि ज़रूरत है, बाकी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। और अभी के समय में भी अगर हम देखें, मतलब अभी ट्रांजिशन फेज में हम लोग हैं, उसमें व्यक्तिगत जो जागृति की यात्रा है उसमें दान पूर्वक है वो जीना साधक के लिए, वो कितना जागृति की यात्रा में है वो सहायक या बाधक रहता है? उसमें मुख्य बात यह है कि हम सहज रूप में उत्पादन का अपना कोई तरीका बनाते हैं। परिवार में जीते हुए हम उत्पादन का कोई एक तरीका बनाते हैं।
उसके साथ अगर जागृति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सदुपयोग उसकी अनिवार्य शर्त है। जागृति में आगे बढ़ने की अनिवार्य शर्त है सदुपयोग। ठीक, सदुपयोग अगर आप करेंगे तो अतिरिक्त हो ही जाएगा। उस अतिरिक्त का क्या करेंगे, ये प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं समाज गति में उसका अर्पण समर्पण होगा ही, क्योंकि संग्रह तो होना नहीं है। संग्रह जागृति में बाधा है, भोग जागृति में बाधा है, और सदुपयोग प्रवृत्ति होगी तो कुछ ना कुछ अतिरिक्त होगा ही। वो अतिरिक्त समाज में अर्पित करने की बात है। मैं लेने की साइड से सोच रहा हूँ भैया। लेने की साइड से तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि लेने की साइड से अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पर निर्भरता है। ठीक है, निर्भरता है। बाधा पूछिएगा कि जागृति में कितना है या कितना नहीं है, बाधा की दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ जैसा, तो ये समझ में आता है कि समृद्धि प्रमाणित नहीं होगी, समृद्धि प्रमाणित नहीं होगा, उससे समाधान हो सकता है। ये संग्रह एक्चुअली संस्कार से आता है, कहाँ से आता है? क्योंकि गहराई में मैं भी पला जैसे बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं वो फिक्स डिपॉजिट वाला, एफडी वाला जो भी है, इसमें से 70% बचाओ। हालांकि दान दक्षिणा भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो इनसिक्योरिटी और संग्रह कहीं ना कहीं जुड़े हुए, ऐसा मेरे को लगता है। इसके बारे में क्या बोल? देखिए, आज के दिन तो क्या हो गया है कि बहुत सारा सिस्टम जो टूट और बिखर गया है ना, उसके कारण असुरक्षा या भय बहुत अधिक अंदर घुस गया है। कुछ हद तक वो जेन्युइन भी है, और एक बार डर हो जाता है तो फिर कहना बहुत मुश्किल होता है कि क्या जेन्युइन है और क्या इनजेन्युइन है। ठीक, वो कारण है जो समस्या पैदा कर रहा है। भविष्य के प्रति सामान्य रूप से जो एक आवश्यकता है कि भाई इस साल उत्पादन किए तो अगले साल के लिए भी रख के चलें, शायद कम उत्पादन हो जाए, उतनी प्लानिंग को तो मैं मानता हूँ कि संचय है, वो तो आवश्यकता है, रहेगा ही, होना ही बनता है कि भाई जितना बीज लगाना है उससे थोड़ी अधिक मात्रा में रख सकें। कुछ अगर ख़राब भी होता है किसी कारण से तो हमको बीज लगाने के लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक, या अगले साल उत्पादन उतना सटीकता से नहीं होता है तो भी खाने का अभाव नहीं होगा। ठीक, उतना तक तो हमको समझ में आता है उसका। लेकिन ये जो हम उसका लॉन्ग रन बहुत आज के दिन एक्सटेंड कर देते हैं ना, ठीक है, और कई बार तो हिसाब लगाना भी छोड़ देते हैं कि किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, बस किए जा रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं कि किन कामों के लिए हम इसको कर रहे हैं, कौन सी ज़रूरत पूरा करने के लिए रख रहे हैं, वो सोचना भी आदमी बंद कर दिया है आज के दिन। तो वो है, तब तो प्रॉब्लम है। आता कहाँ से है पूछिएगा तो देखिए, कुछ तो समाज से आता है, कुछ जीवन की, भ्रमित जीवन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। ठीक है, भ्रमित जीवन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है ये सब। अहंकार भ्रमित जीवन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। संग्रह, भोग भ्रमित जीवन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। परिवार और समाज उसको खाद पानी देता है तो बढ़ जाता है, परिवार और समाज उसको ठीक डायरेक्शन में ले जाएगा शिक्षा संस्कार पूर्वक तो परिमार्जित हो जाएगा। वही तो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण का तात्पर्य है। कोई जीव चेतना समाज दे देता है ऐसा बहुत नहीं है। जीव चेतना तो आदमी में भी है, समाज उसको खाद पानी दे रहा है, ऐसा ठीक है। बढ़िया। इतना एक और बात कहूँगा कि कहीं अगर असंग्रह, समृद्धि, सदुपयोग सब में अब एक साथ यूज कर लिया हूँ, स्नेह, संबंध, इसमें विरोधाभास हो तो मेरी दृष्टि में स्नेह को वरीयता देने की जरूरत समझ में आती है हमको। ठीक, जैसे घर में लाइट जो है, हम चाहते हैं कि कमरे से बाहर निकलो तो ऑफ कर दो। ठीक, हमारे घर का दूसरा सदस्य या बच्चा नहीं करता है ऑफ, तो सुविधा का तो दुरुपयोग है, सदुपयोग तो किसी भी तरह से नहीं है। इस आधार पर हम बच्चे से डांट पीट करेंगे, मारपीट करेंगे, उसको नालायक और नीचा बताएंगे, बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो। ठीक, या स्नेह के भाव को बनाए रखेंगे। ये समझ में आता है?
अगर नहीं बनता है तो हमको अपने से प्रश्न पूछना चाहिए कि आदमी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सुविधा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी बेटी ऐसा ही बोलती है कि आपको मानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे चीज़ें अगर हमको उत्तर देना हो ना, अगर हमको उत्तर देना हो तो हम तो सिंपल कहेंगे कि बिटिया तुम भी महत्वपूर्ण हो, वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक। अब मुद्दा यह है कि स्नेह के साथ उसका सदुपयोग कैसे कर सके। स्नेह को छोड़ करके जो हम उपयोग सदुपयोग कराने जाते हैं ना, ठीक है, वो थोड़ा शासन में ले जाता है और दूरी पैदा करता है, परस्परता में दूरी पैदा करता है। और देखिए, मैं तो अपना प्रस्ताव शेयर कर दे रहा हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस है अभी तक का, उस हिसाब से कोई वो नहीं है कि आप इसको माने ही और करें ही, बट जीने के संदर्भ में जो हमारा अपना एक्सपीरियंस लगता है वो मैं रख दे रहा हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये दोनों में किसी भी जगह पर विरोधाभास या अंतर विरोध दिखाई दे रहा है तो किसकी वरीयता है। बच्चा खाना खा रहा है, थाली में छोड़ दिया थोड़ा जूठा, अब क्या करेंगे? ठीक है, डांटेंगे, विरोध करेंगे। ठीक, ये पकड़ना ज़रूरी है, ये पकड़ना ज़रूरी है। होता ही रहता है। मैं आपको पहले दिन कह रहा था ना, कुछ चीज़ें लोग अपना हाथ जला के सीखते हैं, कुछ दूसरों का जला हुआ हाथ देख के भी सीख लेते हैं। मैं तो बोलती है स्नेह का शरबत मिल जाए तो मैं किसको पिला दूं, ऐसे होता ही नहीं है। हाँ, पीछे कुछ कह रहे हैं, सॉरी। ट्रांजिशन पीरियड जो है ना, उसमें क्योंकि इस तरह की समझ में आते आते काफ़ी संग्रह तो हो ही जाता है जिस तरह से हम लोग चलते हैं। तो ये समाज गति वर्ड आता है ना, इसको थोड़ा आप इलोबरेट कर सकते हैं कि हम कैसे चलें। आज के परिवेश में देखिएगा तो ये शिविर एक समाज गति का कार्यक्रम है। ठीक है, ये समाज गति का कार्यक्रम है विशुद्ध रूप से। ठीक, ये जितने भी शिविर के अध्ययन के प्रोग्राम चल रहे हैं ना, आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ मैं, तो ये हमको समाज गति का कार्यक्रम समझ में आता है। इसके लिए जितने भी इंतजाम कर रहे हैं, चाहे रिकॉर्डिंग के इंतजाम है, चाहे कैमरा के इंतजाम है, चाहे सेटअप का इंतजाम है, ये सब समाज गति के कार्यक्रम है। ऐसे ही स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्राकृतिक खेती की दृष्टि से, ये सब जीवन विद्या के हिसाब से ठीक कार्यक्रम है ना। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्राकृतिक खेती की दृष्टि से, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको समाज में स्थापित करने के लिए जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, ये सब सामाजिक क्रियाकलाप है। और संग्रह बहुत सारा हो गया है, ये बात तो सही है। एक साथ सबको नहीं भी खाली कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सदुपयोग की तरफ लगाना शुरू करें। वो कह रहे हैं पीछे से कि जो संग्रह हो गया है ना, वो ना लगाएं, उसका ब्याज भी तो कम से कम लगा दें ताकि और संग्रह ना हो। माइक प्लीज। इसकी बात करते हैं तो हम स्वास्थ्य वाले पार्ट को या प्राकृतिक खेती या उस पार्ट को तो प्लेस करते हैं, पर अभी से जितना सारा ये साधन हम यूज़ करते हैं, गाड़ी है, मोबाइल है, ये सारा, तो वो सब का भी तो कोई प्लेसमेंट होगा ना, कि वो कैसे, कितना, कैसे वो होगा। हम उन दो बातों का तो हर बार बात करते हैं, पर ये सब चीज़ यूज़ तो करते हैं। और आज के टाइम में इन चीज़ों का भले सदुपयोग करें तो भी लिमिटेड क्वांटिटी में उसका ज़रूरत तो है, तो उसका प्लेसमेंट क्या है। जैसे इतना फैक्ट्री चलता है, ये सारा चीज़ हम बनाते हैं और सबको यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं ये सारे प्लेसमेंट को देखूँ ना, पिछले बात पर मुझे एक बात और कहनी है, वो मैं कह दूंगा।
और मैं पहले ही कह चुका हूँ, देखिए हमारी बात कोई अन्यथा लगे तो बुरा मत मानिएगा। मैं कुछ मुद्दों पर सीधा सीधा ध्यान दिला देने का काम कर दे रहा हूँ जो हमको ठीक लगता है। एग्जैक्टली। तो आप जो कह रहे हैं ना, हमको धीरे धीरे ये बात तो देखनी ही पड़ेगी कि ये जो सारी सुविधाएं हम प्रयोग कर रहे हैं इसकी सीमा क्या है। ठीक है, सीमा क्या है। ये मुद्दा अल्टीमेटली देखिएगा तो एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं सुलझा सकता है। ये मुद्दे के लिए तो समाज को लगना पड़ेगा। इसलिए इसका डिटेल डिस्कशन तो हम उस शिविर में करेंगे कि समाज और व्यवस्था कैसे ठीक हो। मुद्दा वहाँ का है ये। ठीक है, यहाँ के लिए हम इतना ही कहेंगे कि हम जिन जिन इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का, कार का, ट्रेन का, प्लेन का, हम धीरे धीरे ये बात को देखना शुरू करें कि ये सदुपयोग है कि भोग है। मोबाइल पर जो समय लगा रहे हैं हम जितनी देर, वो सदुपयोग कर रहे हैं कि मानसिकता साथ में और ख़राब कर रहे हैं, ये हिसाब तो लगाना पड़ेगा ना जी। ठीक है, ऐसे ही कार में हम किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ के लिए हमको सामान्य रूप से बस सुविधाएं उपलब्ध हैं, लगभग उतना ही समय लगता हो, हम क्या कर रहे हैं। ठीक, तो पहचानना पड़ेगा ना। समय पर्याप्त हो हमारे पास, ठीक, तो हम कन्वेंस के लिए कौन सा मोड यूज़ करेंगे, अगर समय पर्याप्त हो तो। ठीक है, ये तो सारे प्रश्न हमको धीरे धीरे अपनी जगह से देखिएगा तो पूछने होंगे। समाज और व्यवस्था वाले को मैं अभी नहीं लेता हूँ। एक बात मैं जो पिछले कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था ना, ये असंग्रह और धन के संदर्भ में, असंग्रह धन से ही जुड़ा हुआ बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तो हम सारा धन और सुविधा से, हमको अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि मध्यस्थ दर्शन से भी और सारे अपने एक्सपीरियंस से ये समझ में आता है कि धन से अधिक वरीय तन है, शरीर है। ठीक, धन से अधिक वरीयता तन की है, शरीर की है। स्वास्थ्य के लिए उसका प्रयोग है, समाज गति के लिए भी है, पर स्वास्थ्य के लिए सुविधा है, सुविधा के लिए स्वास्थ्य नहीं है। शरीर ही खराब कर ले कुछ उत्पादन करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए, तो फिर करेंगे क्या उस काम, करेंगे क्या। ऐसे ही तन से अधिक वरीयता मन की है। जड़ का नश्वरत और चैतन्य का अमृत समझने के आधार पर यह समझ में आता है कि जीवन की वरीयता है। ठीक है, तो इसका मतलब जिस प्रोग्राम में भी हम अपना मन लगा रहे हैं तो समझिए बेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, मन नहीं लगा के सिर्फ तन लगा रहे हैं तो थोड़ा कम लगा रहे हैं। ये दोनों नहीं लगा के सिर्फ धन लगा रहे हैं तो और कम इन्वेस्टमेंट है हमारा, ऐसा ही तो मतलब होगा ना। ठीक है, ये मैं इसका मन तन धन बोल लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, मैं यहाँ कोई पहले को खड़ा करने, एक्सप्लेन करने के लिए तो खड़ा हूँ नहीं कि क्यों ऐसा कहा गया, इसलिए उसको एक बार के लिए साइड कर देते हैं। लेकिन मैं दूसरे साइड से भी इस बात को कहूँगा कि अगर किसी कार्यक्रम में हम धन नहीं लगा पा रहे हैं ना, तो हमको समझना चाहिए, अगर हम धन ही नहीं लगा पा रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि हम मन और तन भी नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि न्यूनतम जो प्रायोरिटी की चीज़ है, अगर वही हम नहीं लगा पा रहे हैं तो मन और तन लगाना एक दिखावा है। और ये मैं अपनी समीक्षा के लिए हर बार देखिए मैं बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे को कटघरे में खड़ा करके बात करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास जो सुविधा और संसाधन है उसके सदुपयोग से अतिरिक्त को अगर मैं नहीं लगा पा रहा हूँ वहाँ पर, तो इसका मतलब मैं धन नहीं लगा पा रहा हूँ। अगर उस अतिरिक्त के एक हिस्से को मैं धन वाला भी नहीं लगा पा रहा हूँ तो तन और मन लगाना टाइम पास है, मन बहलाने का साधन है। मैं अपने को कह रहा हूँ, आपको भी नहीं कह रहा हूँ, आपको इतना ही कह रहा हूँ कि अपने लिए जांच परख के देखिए कि ऐसा है कि नहीं है। और किसी तीसरे को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो नहीं कर रहे ना, तो सामान्य भाषा में उसको बुद्धि विलास कहते हैं। यहाँ पे कहिएगा ना तो विचारों में उसको जो है ना फैला करके कल्पनाशीलता का विलास है। वो विलास, विलासिता जानते,
मन बहलाने का साधन है, साधन, मनोरंजन का साधन है। फिर सारी शिविर, सारी चर्चाएं, ये सब मन बहलाने के तरीके हैं। उसका मतलब यही है, कुछ तो सुविधा से विलासिता हम लेते हैं, कुछ ये बैठ करके जो गप मारा करते हैं ना, ये कल्पनाशीलता की विलासिता है। उसको सामान्य भाषा में बुद्धि विलास कहते हैं, मध्यस्थ दर्शन की भाषा में नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये पकड़ना ज़रूरी है कि ये जो हम इन कार्यक्रमों में भी जाते हैं, करते हैं, वो क्या कर रहे हैं। और अपने जांच परख के लिए बिंदु है, देखिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है, नहीं है। ये बात को पकड़ के रखा जाए। किसी दूसरे के लिए अगर इसको जांचना शुरू कर दिए, दवा का प्रयोग जहर की तरह शुरू कर दिए। अपने ऑब्जर्वेशन का मुद्दा है पहचानने का कि मैं कैसा जी रहा हूँ, मेरी प्रवृत्ति में क्या वरीय है, धन वरीय है कि तन वरीय है कि मन वरीय है। मैं कहूँ मैं अपना मन लगा रहा हूँ, धन नहीं लगा पा रहा हूँ। धन होना चाहिए, देखिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। मन है, मन भी है, धन भी है, मैं कहूँ मैं मन लगा रहा हूँ, धन नहीं लगा पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी वरीयता मन की है कि धन की है। ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। पर आराम से जांच परख किया जाए, दबाव न लिया जाए किसी भी बात का, और दूसरे का जांच परख नहीं किया जाए। और मैं मानता हूँ कि आप इतना अधिकार हमको दे रखे हैं कि मैं थोड़ा ध्यानाकर्षण कर सकूं। भैया, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपकी बात का हमें बुरा लग जाएगा? इस सवाल को मैं दूसरी तरफ से पूछना चाहूँगा। आप बैठे हुए जितने लोग हैं ना, बहुत ईमानदारी से इस बात को अपने में पलट के देखिएगा कि सचमुच अगर कोई बात जिसको आप गहरे से मानते हो और मैं उससे भिन्न कुछ कहता हूँ, तो आप क्या सोचते हैं अपने मन में। ये प्रश्न पूछ के मैं छोड़ दूंगा आप सभी के लिए अपने अपने। अगर सभी, अभी उत्तर नहीं मांग रहा हूँ मैं, उत्तर मैं मांग ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। कुछ प्रश्न को प्रश्न ही रहने दीजिए ना जी। प्रश्न उठ गया हो और पहले उत्तर हो तो फिर दे देना चाहिए ना। नहीं, आप अपने लिए देना चाहते हैं दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सर्वे नहीं करूँगा अभी, ये बता दे रहा हूँ। मैं तो मेरे को चेक कर रहा हूँ जी। हाँ, ठीक कह रहे हैं, वो देखने की ज़रूरत है अभी बहुत बार। माइक दे दीजिए जी इधर। भैया, मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे ऊपर तो मन है। मन मतलब सही जगह पे लगाओ, धन को भी समझो और तन को भी समझो, तो मन ठीक नहीं है तो कोई रोग ऐसे होते हैं ना, जो डायबिटीज़ है, वो हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है। तन के जो रोग हम मतलब एक्सीडेंट वाला अलग है, वो तन वाला है, पर कोई रोग ऐसे हैं ना, सो मन से ही शुरू होते हैं। मन अच्छा नहीं है तभी ब्लड प्रेशर भी आता है, डायबिटीज़ भी आता है, और जो सारे तन के रोग हम समझते हैं वो मन से शुरू होते हैं। वो शुरू तो मन खराब है तभी से ही सब शुरू होता है। जिसका मन अच्छा है उसको खाने पीने के अच्छा खाना पीना चाहिए बस, और सब अच्छा ही रहता है। ठीक बात है। मन और तन का बहुत सारा अंतर संबंध है। कभी बिजनौर के किसी हेल्थ कैंप में आइएगा, तब हम उस पर विस्तार से बात करेंगे, यहाँ नहीं करते। इनफैक्ट वो सेंटर शुरू हुआ था जो एस.डी. शर्मा जी ने उसका मूल प्रेरणा रहे थे, उनकी एक्सपर्टीज इसी बात में थी कि वो नारी देख करके ये नहीं बताते थे कि शरीर में कहाँ असंतुलन है, वो नारी देख के ये बताते थे कि तुम्हारे मन में, परिवार में, ऑफिस में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण तुमको ऐसा हो रहा है। और सैकड़ों हजारों लोगों का तो हमने अपने सामने बताते देखा और ठीक बताते देखा कि अगला सिर झुका कहता है आप ठीक कह रहे हैं। अब तो रहे नहीं वो, नहीं अब रहे नहीं वो। ऐसे कोई वैद्य आपके ध्यान में है? आपको पता है, हमको ये बताने के पहले पता था कि अगला यही होने वाला है।
उस पर आराम से बात करेंगे काफ़ी हद तक। एक्सपीरियंस लोग कह रहे हैं, डॉक्टर रण सिंह आर्य जी हैं जो देखते हैं। हाँ, डॉक्टर रण सिंह आर्य जी। बिजनौर सेंटर को कौन देखते? जीवन विद्या प्रतिष्ठान या स्वास्थ्य संयम केंद्र बिजनौर के नाम से है अभी। बढ़िया, हम लौट आते हैं। तो हम दो बात कह रहे थे, एक तो ये कि सुविधा के सदुपयोग और संबंध में स्नेह का भाव, इन दोनों में अंतर विरोध हो जाए किसी कारण से, दोनों पूरा नहीं हो रहा हो, तो स्नेह के भाव की वरीयता समझ में आती है अगर मनुष्य को हम प्रकृति की सबसे विकसित इकाई इस रूप में देखते हैं कि मानव में संबंध और व्यवहार महत्वपूर्ण है और प्रकटन क्रम में ये सबसे आखिरी है। दूसरी बात मैंने ये कही कि मन तन धन इनमें देखेंगे तो मन की वरीयता है, ठीक है, धन की न्यूनतम वरीयता है। तो जिन क्रियाकलापों में हम मन लगाते हैं सही अर्थों में, वहाँ हम तन और धन लगाते ही। पलट के दूसरी तरफ से देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी क्रियाकलाप में हम मन लगा रहे हैं, धन नहीं लगा रहे, तो या तो हमारी वरीयता में धन है ऊपर, मन है नीचे, या तो ऐसा है, या टाइम पास है, कमिटमेंट का अभाव है। टाइम पास में स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ निश्चित रूप से सिर्फ ध्यानाकर्षण की दृष्टि से, ठीक है। अपने लिए उसको थोड़ा ठीक से देखने की ज़रूरत है, इतना ही कहूँगा मैं। ये तो सामान्य रूप से कुछ बातें लिखी हुई हैं। स्नेह और असंग्रह, ये दो से अगर हम जीना शुरू कर दें ना, तो परिवार और समाज की 99% प्रॉब्लम हल हो जाएगी। 99% हल हो जाएगी, स्नेह से व्यवहार की, असंग्रह से सुविधा की। 100 सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक आध कहीं ढूंढ के ले आए तो ले आए, ठीक, ऐसा स्थिति है। अभी देखिएगा ना, परिवार में जीने में समस्या कहाँ दिखती है। स्नेह के अभाव के कारण कैसे परिवार टूटते हैं, स्नेह के अभाव के कारण हम भेदपूर्ण व्यवहार करते हैं। मैं जो जॉइंट फैमिली की बात कह रहा था ना, जॉइंट फैमिली टूटने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने बच्चे के साथ एक तरह से व्यवहार करते हैं, भाई के बच्चे के साथ दूसरी तरह से व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये जो भेदपूर्ण व्यवहार है ना, ठीक है, ये दुख देता रहता है। बेटी के साथ एक तरह से व्यवहार करते हैं, बहू के साथ दूसरी तरह से व्यवहार करते हैं, ठीक है, चलता रहता है प्रॉब्लम। ऐसे दसियों जगह पे हम देख सकते हैं कि भेदपूर्ण व्यवहार जहाँ कहीं भी हम करते हैं वो परिवार के टूटने का कारण बन जाता है, और ये स्नेह के अभाव के कारण है। स्नेह का भाव अगर हो तो भेदपूर्ण व्यवहार संभव नहीं है। ऐसे ही परस्पर तुलना जो है ना, ये आज के दिन परिवार और समाज में समस्या का बीज बोने का एक बड़ा कारण है। हर चीज़ तुलना की दृष्टि से ही हमारे मुंह से निकलती है, ठीक है। दो भाइयों में, दो बहनों में घर में तुलना होती रहती, ठीक है, और वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि बहनों का आपस में बात होना बंद हो जाता है, भाइयों के आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, और ये बचपन से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जिसकी तुलना होकर के कम बताते रहते हैं जिसको, वो परेशान होता रहता है या होती रहती है। ये जो परस्पर तुलना है ना, ये परिवार के टूटने का एक और कारण है। यश का जो असमान वितरण है, यश का असमान वितरण का मतलब है कि काम में सभी की जो भागीदारियां हो रही हैं, उन सबों के महत्व को नहीं पहचान करके हम अपनी भागीदारी को महत्वपूर्ण मानते हैं, बाकियों को मानते हैं साइड में बेकार है, या है भी तो छोटा मोटा कुछ है, केंद्र में तो मैं खड़ा हूँ, बाकी लोग परिधि पर हैं। जो अहंकार में मैं बता रहा था ना, अपना कंट्रीब्यूशन तो हमको दिखाई देता है, बाकियों का कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। ये यश के असमान वितरण का तात्पर्य है कि क्रेडिट हम लेने में है, दूसरे का क्रेडिट नहीं पहचान पाते, अपना क्रेडिट ही समझ में आता है।
तो हम छोटा से छोटा काम भी कुछ किए हो तो हमको लगता है कि हम ही महत्वपूर्ण। हाँ भैया, इसमें होता है जो जी। कमाता है ना वो ज़्यादा ही वो होता है, और जो घर में काम करती है माएँ तो उनका वैल्यू कम ही होता है। ऐसा ज़्यादातर घरों में मैंने देखा है अभी तक। घरों में भी यही हाल है, संस्थाओं में भी देखेंगे ना तो जो संस्थाएं चल रही हैं, आदमी को ये भ्रम होता है कि हम ही चला रहे हैं, बाकी सब तो व्यर्थ भागीदारी कर रहे हैं। जो बड़े बड़े कार्यक्रम भी चलते हैं ना, उसमें भी लगता है सबको कि बस हम ही चला रहे हैं, हमारा ही रोल महत्वपूर्ण है, जो हम कर रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है, जो बाकी सब कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। आखिरी बात लिखा है कि परिवार में जीने में एक समस्या यह है कि हमारे अलग अलग तरह के कुसंस्कार हैं, प्रवृत्तियां अलग अलग तरह की सबकी बन गई हैं, किसी की विरोध की, किसी की हिंसा की, किसी की क्रोध की, किसी की भोग की, और वो परस्पर टकराती रहती हैं एक दूसरे से। ये वस्तुतः सारा जो टकराहट होता रहता है वो अलग अलग कुसंस्कारों का टकराहट है, टकराहट। और यश का जो असमान वितरण है ना, वही इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि वो जो हम कहते हैं ना कि घर में हम इस बात को तय करने में लगे रहते हैं कि किसके हिसाब से सब चलेगा। अहंकार किसका है? अहंकार किसका है? ये जो डोमिनेशन की प्रवृत्ति है ना, शासन की प्रवृत्ति है ना, दूसरे को अपने हिसाब से चलाने की जो मानसिकता है ना, उसके कारण टकराहट होती रहती। तो पूरा जो संघर्ष है मूल में तो अलग अलग कुसंस्कारों का है, कुप्रवृत्तियों का है। ये कुछ सामान्य कारण लिखे हैं, मतलब इस लिस्ट को और लंबा किया जा सकता है, कोई एग्जॉस्टिव कारण है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सजेस्टिव कारण है। ये कोई पूरी लिस्ट बना दी गई है ऐसा नहीं है। इन लिस्टों को देख करके एक मोटे तौर पर आप पहचान सकते हैं कि समस्याएं क्या हो रही हैं और कैसे वो ठीक हो सकता है। बढ़िया। संग्रह पे कोई और बात तो नहीं करनी? जी, विभाग कहते हैं बंटवारे को। समविभाग का मतलब है सम्यक रूप से ठीक ठीक प्रकार से उसको बंटवारा। उसका मतलब है किसी कार्य के उत्पादन में अगर हम 5 लोग लगे हुए, ठीक है, तो 5 का जो भागीदारी हुआ है वो हिस्सा उसको मिल सके, अपने श्रम के हिसाब से वो अनुपात में उसको मिल सके। उसी तरह से अल्टीमेटली देखिएगा तो जो उत्पादन हो रहा है वो सिर्फ आदमी का है कि जीवावस्था का भी है? उसका हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा? हमने तो कर दिया ये धरती हमारी, ये धरती हमारी, उनके लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? तो इसमें से कुछ हिस्सा उनके लिए जाना बनता है कि नहीं बनता है? तो समविभाग में एक हिस्सा उनका भी जाएगा, ठीक है, उनका भी जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, वो सब एक ही अर्थों में प्रयोग कर रखा है। उसको ऋण अदायगी कहिए, दान कहिए, समविभाग कहिए, वितरण कहिए, ये सब अलग अलग तरह के शब्द हैं जिसको प्लेस कर दिया है। जिससे ठीक आपको स्ट्राइक कर जाए उससे चल दीजिए, जिससे ठीक पकड़ में आ जाए वो पर्याप्त है। बढ़िया, तो मैं विद्या पर थोड़ी बात कर देता हूँ। विद्या को देखेंगे ना तो नीचे से जब चलते हैं तो अध्ययन अभ्यास क्रम में समाधान के स्वरूप के रूप में समझ में आता है, जिसका आधार ज्ञान है। तो इसको पूरे को फैलाने जाएंगे ना कि क्या क्या क्लैरिटी चाहिए, तो 3 अलग अलग तरह की कैटेगरी बना रखी है हमने।
पहला है अस्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, मानव क्या है, जीवन क्या है, मानवीय आचरण क्या है, इसकी सूचना हमको सटीक मिल जाए और उसकी सहमति हो जाए अपने में, तर्क संगत ढंग से, अपने सामान्य निरीक्षण से वो हमको स्वीकार हो जाए। एक दूसरी कैटेगरी बनाई है मानवीय ये कैटेगरी इसलिए अलग किया है कि इसमें देखिएगा ना, ज़्यादातर चीज़ें तो है आज के दिन, अस्तित्व है, प्रकृति है, मानव है, जीवन है, मानवीय आचरण थोड़ा है थोड़ा नहीं है, बट यहाँ तक तो है। लेकिन ये देखिएगा ना, मानवीय परिवार, मानवीय समाज, मानवीय व्यवस्था, मानवीय परंपरा, ये वो वाला हिस्सा है जो मानव जाति के रूप में हम सबको मिल करके करना है। तो इसकी क्लैरिटी तो बहुत सारी जो होती है वो कल्पनाशीलता में ही होती है, देखने के लिए नहीं मिलता है वैसा परिवार और वैसा समाज। ठीक, अस्तित्व देखने को मिल जाएगा वैसा, प्रकृति देखने को मिल जाएगी, मानव देखने को मिल जाएगा, जीवन देखने को मिल जाएगा, लेकिन इससे जो ये आगे वाला है ना पूरा, ठीक है, हाँ जी, वो आगे की कल्पना में है। ठीक है, तो ये है। तीसरा जो एक और मुद्दा बनता है ना, वो ये बनता है कि आज की स्थिति परिस्थिति में हम कैसे जिएं। आपको दर्शन में इस बात का तो बहुत अच्छे से विवरण मिलेगा कि 10 सोपानीय व्यवस्था में तीसरे सोपान में क्या होगा, चौथे सोपान में क्या होगा, 5वें सोपान में क्या होगा, 6ठे सोपान में क्या होगा। लेकिन आज क्या करें? आज तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बैठी हुई है नहीं, न वो 6ठा सोपान है, न 7वां सोपान है, न वहाँ से सुरक्षा है, न अभय है। उसमें हम कैसे जिएं, इस उपाय के स्वरूप की स्पष्टता भी जरूरी है। इसमें पहला काम आपको दर्शन में मिल जाएगा, पहले का विवरण आपको मध्यस्थ दर्शन में आराम से मिल जाएगा। दूसरे का भी पर्याप्त विवरण आपको मध्यस्थ दर्शन में मिल जाएगा, पर्याप्त ही कहूँगा मैं, उसको और एलाबोरेट और एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है जब जीने के काम को हम करने जाएंगे तो। लेकिन ये जो तीसरा वाला हिस्सा है ना, इसका थोड़ा ही हिस्सा मिलेगा। इसका ज़्यादातर हिस्सा तो हमको आपको अपनी अपनी परिस्थिति के साथ डिटेल वर्कआउट करना पड़ेगा। अपनी परिस्थिति है, अपना परिवेश है, अपना वातावरण है, ये दोनों ऊपर वाले दोनों के प्रकाश में इस तीसरे को वर्कआउट करने की ज़रूरत है, तभी हम अपने आज के जीने को डिज़ाइन बना पाएंगे। हम ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि मानवीय व्यवस्था आएगी तब मानवीय आचरण करेंगे, तब तक जो चल रहा है चलने देंगे, उससे तो कुछ निष्कर्ष निकलना नहीं है। अपने में बदलाव की दृष्टि से हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारा परिस्थिति है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारी मनोदशा है, ये सब के योगफल में असंग्रह को कैसे जिएंगे, स्नेह को कैसे जिएंगे, सरलता को कैसे जिएंगे, अभय को कैसे जिएंगे। ये स्टेप हमको आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम में से जो लोग इसमें जितना काम कर देंगे, आगे के लिए उतना थोड़ा सहयोग हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। बट अल्टीमेटली इसका उत्तर हमको आपको सबको अपनी परिस्थिति के हिसाब से ढूंढना होता है। श्रम पूर्वक उत्पादन करेंगे, ठीक है, कौन सी जगह पे करें, ठीक है। कोई अनुकूल मानवीय व्यवस्था तो बनी हुई नहीं है कि आप कुछ भी उत्पादन करेंगे उसके वितरण का इंतजाम रखा हुआ है या उसके विनिमय की व्यवस्था रखी हुई है, और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो वितरण से पूरी हो जाएंगी, ऐसा प्रावधान तो है नहीं ना अभी। तो आज की स्थिति परिस्थिति में स्वयं के जीने के स्वरूप की स्पष्टता जरूरी है। इस जगह तक अगर डिटेलिंग नहीं करेंगे तो बढ़ने का उपाय नहीं दिखेगा। तो ये जो असंग्रह पूर्वक जीने की बात है बौद्धिक नियम के तहत, स्नेह पूर्वक जीने की बात है, सरलता पूर्वक जीने की बात है, अभय पूर्वक जीने की बात है, इसको आज की स्थिति परिस्थिति में कैसे जिए। ऐसे ही अभी सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम की बात आएगी, तो सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम को आज की स्थिति परिस्थिति में हम कैसे जिए। ये बात समझ में आती कि ये उत्तर ढूंढने की आवश्यकता है। तो 3 कैटेगरी निर्णय पूर्वक ही हमने अलग अलग कर दिया है। एक कैटेगरी वो है
जो अभी भी अस्तित्व वैसा ही है। दूसरी कैटेगरी वो है जो समझदारी के साथ आदमी की भागीदारी से होता है। तीसरी कैटेगरी वो है जो आज की स्थिति परिस्थिति में तात्कालिक उपाय क्या हो, वो जो ट्रांजिशन फेज कह रहे थे ना, इस ट्रांजिशन फेज में क्या हो, क्या करें, कैसे करें। इस तीसरे होमवर्क को अगर नहीं करेंगे ना तो हमारी स्थिति असहाय सी होती है। चाहते तो हैं करना, कर नहीं पाते। ये बात समझ में आती? कैसे बढ़ेंगे? जी जी सही बात। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलें कैसे? सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, उसमें से चलें कैसे? न परिवार मानवीय मिलता है, न समाज मानवीय मिलता है, न व्यवस्था मानवीय मिलती है, न परंपरा मानवीय मिलती है। क्या करें? और हम खुद भी कोई दिव्य मानव तो हो नहीं गए हैं कि सब समझ लिए हैं, सब जी लिए हैं और अब बढ़िया मौज करना है। तो अपने सारे परिस्थिति के साथ, आज की परिस्थिति के साथ, अपनी स्थिति और आज की परिस्थिति, इन दोनों के योगफल में रास्ता कैसे निकालें? बहुत जरूरी बात है। सॉरी, है ना? तो जो आपने कहा कि सतर्कता सजगता रखें, तो सतर्कता और सजगता के साथ हमको डिटेल वर्कआउट करना पड़ेगा। डिटेल वर्कआउट करना पड़ेगा कि आज की सारी परिस्थिति के साथ क्या व्यवसाय करें और क्या नहीं करें। ये उत्तर ढूंढना पड़ेगा। आज की स्थिति परिस्थिति में विनिमय को कैसे करें, ये उत्तर ढूंढना पड़ेगा। आज की स्थिति में जो भय की स्थिति है, असुरक्षा की स्थिति है, चाहे स्वास्थ्य के कारण हो, चाहे बाकी परिस्थिति के कारण हो, उसको कैसे डील करेंगे, इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। आपके परिवेश में अगर चोरी होती होगी तो आप कैसे उससे अपना इंश्योर करेंगे, उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा आपको। आपके खेत में अगर परिस्थिति ऐसी हो कि आप बाउंड्री बनाएं और वो जाली काट के लेके चला जाता हो, है ना? वो कह रहे हैं, हमको पता है कि एग्जैक्टली तो हमको उसका समाधान तो ढूंढना पड़ेगा ना जी कि कैसे करें। नहीं तो इसको सोचे भी ना करेंगे तो करना तो बड़े उत्साह से शुरू करेंगे, 2 दिन में घर बैठ जाएंगे, हाथ पैर टूटा हुआ महसूस करेंगे अपना। ये उत्तर ढूंढना महत्वपूर्ण है। जो भी परिस्थिति है उसमें, परिवार में आपको लगता है कि ये 2 लोग असहयोग करने पे ही तुले हुए हैं, ऐसा अगर अभी हमको लगता है, अब कैसे जिए, कैसे जिए? पड़ोसी ठीक नहीं ही है, आपको लगता है कि रोज़ आपके ऊपर पत्थर मार ही दे रहा है, ठीक है, हमारे देखने का दोष हो वो अलग बात है, लेकिन हम भी तो उस क्रम में ही फंसे हुए हैं ना जी। अब हमको लगता है तो लगता है, क्या कर लें? ये कोई अपने लिए भी जादू नहीं है ना कि ऐसा घुमा देंगे और सब साफ हो जाता है जी। धीरे धीरे ही होता है अपना भी। तो अब कैसे जिएंगे उस पड़ोसी के साथ? ये सब का एक रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना। असंग्रह किस सीमा तक कैसे जिएं, स्नेह किस सीमा तक कैसे जिएं, सरलता किस सीमा तक कैसे जिएं, अभय किस सीमा तक कैसे जिएं। भैया यानी कि इस पे तो मुझे लग रहा है वो बात तो अपने पूरी करने की आती है जी, बिल्कुल 100%। और ये जो पूरा मास है यानी कि कई हैं इस तरह के, इसके मल्टीपल में होंगे अपने पास से मध्य दर्शन में, कि जो बहुत धीरतापूर्वक और बहुत यानी कि निष्ठा से करना चाहते हैं। तो ये जो आपने पॉइंट रखा है, ये पॉइंट वाकई में यानी कि
खुद पे काम करते करते ये हम किस तरह से, और वो जो खुद पे काम करना ही हुआ, ये पॉइंट जो ये बताया कि हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, वो खुद पर ही काम है ना। तो उसके बारे में बहुत सीरियसली ग्रुप को सोचना चाहिए, और उसके वास्ते फिर बाद में कभी मिले तो, या एक वो जो आपने कहे समाज व्यवस्था के वास्ते सोचना चाहिए, कभी मिलना चाहिए। और इस पे खाली बातें नहीं तो मैं गलत शब्द होगा ये कह सकते हैं, मेरे को नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो फिर टाइम पास ही कहा जाएगा। अगर हम वाकई में इसके बारे में सीरियसली नहीं और सोचेंगे तो होगा। ये कठोर समीक्षा है, इसको अपने लिए पॉइंट आउट करके रखना पड़ता है। दूसरे के लिए कठोर समीक्षा करेंगे, झगड़ा शुरू हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं तो इन सब के लिए वो बात कह रहा हूँ। मुझे ये लगा अपने, तभी तो मैं कह रहा हूँ, दूसरी बात क्यों नहीं कहूँ, क्योंकि सब एक ही पंथ के यात्री हैं। ठीक कह रहे हैं। सही बात है, बढ़िया है ना। अपनी अपनी परिस्थिति के साथ ही हम सबको इसका ढूंढना पड़ेगा कि सीमा क्या है इसकी। ने कह ही दिया कि खुद कोई अपने में विचार करना है, तो फिर मुद्दा ही नहीं रहा। करना ही पड़ेगा जी। और हम में से जो लोग इसमें जितना सीरियसली काम करेंगे उतना दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। थ्योरेटिकल बहुत बात करने जाएंगे तो कुछ मतलब नहीं है उसका। वास्तव में जब हम किए होते हैं ना, तब उसका पता होता है। थ्योरेटिकल तो आदमी कह ही देता है, खेती करो, गौपालन करो, ठीक है, ये करो वो करो। क्वेश्चन ये पूछ ही लेना चाहिए कि हमने अभी तक प्रयास भी कितना किया है। मैं तो सबको कहता हूँ, मुझे तो किसी गौशाला में अगर 5 मिनट खड़ा होने का मौका मिल जाए ना, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि गौशाला कितने घाटे या दान से चल रही है। ठीक है, उत्पादन और प्रॉफिट का तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। देश की 99 गौशाला तो 100 में से ऐसी ही है। ठीक है, कोई एक आध अपवाद को छोड़ दे रहा हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है कि आज की जो स्थिति परिस्थिति है हमारी, उसमें हम कैसे रास्ता निकालें। इसके स्टेप हमको आपको ढूंढने ही पड़ेंगे। भैया उससे शक्ति बहुत बड़ी मिलेगी, है ना। उससे आज के दिन जीने का रास्ता खुल जाएगा। देखिए, ये उत्तर नहीं होता कि अखंड समाज होगा तब हम ऐसे जिएंगे। आज क्या, ठीक है, आज क्या करें, राष्ट्र में मानवीय व्यवस्था आ जाएगी तब ऐसे जिएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आज क्या करें, और जितना उसमें से गुजरेंगे ना, उतना हमारा उत्तर प्रैक्टिकल होगा, जो अपने लिए भी काम करेगा और दूसरे को भी बताएंगे तो कुछ काम करेगा। हवा में खड़े होके जब हम कुछ सोचते हैं ना, तो वो इतना दूर का वो होता है जो बहुत मुश्किल हो जाता है डील करना। विस्तार नहीं करता हूँ मैं इसका, आराम से सोचा जाए। ये देखिएगा तो जो पहला वाला कैटेगरी था नहीं, अस्तित्व, प्रकृति, मानव जीवन, मानवीय आचरण, इसके संदर्भ में मुख्य बातें क्या हैं, तो वो प्लेस किया हुआ है कि अस्तित्व का सहअस्तित्व पूर्वक होना, जिसको व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में पहचानते हैं। दीदी पूछी थी कि क्या मूलभूत वास्तविकताएँ हैं जो ध्यान में रहने की ज़रूरत है। एक कैटेगरी उसका ये है, एक कहने का तरीका ये है। वैसे तो मैं कई तरीके से उसको कह रहा हूँ, पर एक तरीका अभी प्लेस कर देता हूँ। व्यापक में संपृक्त प्रकृति, प्रकृति को देखेंगे तो जड़ और चैतन्य, या 2 कैटेगरी में है। मानव के संदर्भ में देखिएगा तो शरीर और जीवन। ठीक है, शरीर के संदर्भ में समृद्धि का महत्व है, जीवन के संदर्भ में ज्ञान, समाधान, जागृति, जो भी कहिए उसका महत्व है। चैतन्य के अमृत और शरीर के नश्वरत्व के आधार पर चैतन्य साध्य समझ में आता है, जड़ साधन समझ में आता है। व्यापक वस्तु की नित्यता है। नित्यता का मतलब है हर देश काल में एक जैसा बना होना, हर देश काल में एक जैसा बना होना। हिंदी में कहेंगे तो नित्यता, नश्वरता, अमरता। संस्कृत से शब्द लाते हैं तो अमरत्व, नश्वरत्व, नित्यत्व, ऐसा है। तो ये फंडामेंटल सच्चाई है।
ठीक है। इसके साथ हमने एक बात और कही थी बस कि जीवन का 2 हिस्सा है, ज्ञान वाला, समाधान वाला। एक जहाँ सही ही की ही संभावना है, एक जहाँ सही गलत दोनों संभव है। समाधान जीवन का वो हिस्सा है जहाँ सही गलत दोनों की संभावना है। ज्ञान जीवन का वो हिस्सा है जो सही के अर्थ में ही होता, जहाँ गलती की संभावना नहीं। पर बहुत विस्तार नहीं करता मैं इसको। अमृतत्व काल से और नित्यत्व काल और देश दोनों से जुड़ा जी जी जी, ऐसा ही है। अमृतत्व काल से जुड़ा है, काल में निरंतरता। नित्यत्व देश और काल दोनों से जुड़ा है, देश और काल दोनों में एक जैसा। और इस फंडामेंटल को समझ करके जो जीने का स्वरूप बनता है उसी को नियम न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीना कहते हैं। इस वास्तविकता को ध्यान में रखे बिना जब जीने का डिजाइन बनाते जाते हैं तो किसी का ओवर इवेल्यूशन कर देते हैं, किसी का अंडर इवेल्यूशन कर देते हैं, किसी का अधिमूल्यन कर देते हैं, किसी का अवमूल्यन कर देते हैं। तो डिजाइन जो हमारा बनता है वो ठीक नहीं बनता है। इतने को सेंटर में रख के जीने के स्वरूप के विस्तार को पहचाना है नियम न्याय धर्म सत्य। उसमें से पहले 2 को हमने बोल्ड कर रखा है क्योंकि परिवार समूह एक्सटेंडेड फैमिली तक की सीमा में जीने में नियम और न्याय का ही महत्व है प्रधानता से। जब समाज व्यवस्था इन जगहों पर देखने जाते हैं ना, तब धर्म सत्य ये सब का महत्व ठीक से वो बनता है। तो आगे जब कभी समाज व्यवस्था के व्यवस्थित होने के संदर्भ में शिविर की बात करेंगे ना, तो उसको धर्म और सत्य सेंट्रिक प्रधानता से धर्म सेंट्रिक बात करेंगे कि कैसा उसका स्वरूप होना बनता है, कैसे उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं। तो जो आपका प्रश्न था मैंने उसको रोक लिया था कि कुल वास्तविकता कितना मुख्य रूप से ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तो इतना। इनफैक्ट इतना डिटेल अगर आपको मानस में एक बार आ जाए और बैठ जाए ठीक से, तो सहस्तित्व शब्द को सुनते ही ये पूरा खुल जाता है। जो मैं उतने समय से कह रहा हूँ ना कि ये कैसे विस्तार एक बिंदु पे जुड़ जाता है। सहस्तित्व का विस्तार के रूप में अगर ये सारी बात आपके मानस में एक बार ठीक से बैठ जाए तो सहस्तित्व शब्द को सुनते ही ये पूरा सामने आ जाता है। और ये पूरा एक बार सामने आ गया ना, तो जड़ प्रकृति के साथ कैसे जिएंगे वो भी तय हो जाएगा, चैतन्य के साथ कैसे जिएंगे वो भी तय हो जाएगा, और व्यापक वस्तु के संदर्भ में क्या करना है वो भी तय हो जाएगा। इनफैक्ट ये पूरा एक जगह पे जाके जुड़ जाता है, इसीलिए अनुभव के रूप में एक बिंदु है, प्रमाण के रूप में सिंधु है, विस्तार है। अनुभव से जब प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं तो वो बिंदु से सिंधु है। अभी हम पूरे सिंधु को समेट करके बिंदु की तरफ जाने का काम करते हैं अध्ययन विधि में। इसको अध्ययन विधि को बाबा फलवत ज्ञान कहते हैं। उधर वाले को जो लौट करके आते हैं वो मूलवत ज्ञान है। ऐसा 2 शब्द प्रयोग किया है उन्होंने अपने संवादों में, मूलवत और फलवत। तो एक सहस्तित्व शब्द को सुनते ही ये पूरी बात स्मृति में एक साथ उठती है। शुरू के समयों में जब शब्द का सहयोग ले रहे हैं तो शब्द के साथ उठता है। धीरे धीरे ध्यान स्थिर होना शुरू हो जाता है तो शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थ पर सीधा हमारा ध्यान बना रहता है। जब तक हमारे लिए वस्तु केंद्र में नहीं है तब तक शब्द आगे रहता है, अर्थ पीछे चलता है। पीछे चलने वाला शब्द पहले स्मरण में आता है, अर्थ उसके बाद आता है। जैसे जैसे वस्तु हमारे केंद्र में होती जाती है वैसे वैसे अर्थ पहले चलता है, शब्द बाद में आता है। शब्द की ज़रूरत फिर तब पड़ती है जब हम दूसरे को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं।
या विचार में उसको फैलाना चाह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए उसका ज़रूरत नहीं है। माइक माइक कोई शब्दों के संग्रह में चलते हैं तो ना वस्तु छूटती जाती है ना। ये पकड़ना जरूरी है। जो बार बार कहते हैं ना, प्रतीक प्राप्ति नहीं है, शब्द प्रतीक है, अर्थ या वस्तु उसका प्राप्ति है। तो प्रतीक की अपनी भूमिका है। ऐसा भी नहीं है कि फिर प्रतीक व्यर्थ है वाली जगह पे जो हम चले जाते हैं ना, वो भी ठीक नहीं है। आदमी का एक एक्सट्रीम पे जाने का आदत होता है सामान्य रूप से, ठीक है। तो वो ऐसे ही होता है। ये सब को देखिएगा नहीं, जो एक्सट्रीम पे जाने की प्रवृत्ति भी है ना, वो कहीं ना कहीं स्वयं को विशेष सिद्ध करने की प्रवृत्ति है। तो आती कहाँ से है सर? ये सब का उत्तर मैं एक ही दूंगा। आती कैसे हैं ये पकड़ लिया जाए, ठीक कैसे होती हैं ये पकड़ लिया जाए और ठीक कर लिया जाए। फिर आती कहाँ से हैं ये आप ढूंढिएगा। हम तो ये दो बात पर बात करना चाहते हैं, आती कैसे हैं और मुक्ति कैसे होगी। हमें मिल जाएगी इतना दुखी करके हम लोग व्यापक प्रतिवाद करेंगे। अवसर अनुकूलता होगा तो थोड़ा कर देंगे, थोड़ा करूँगा, ज़्यादा तो सत्र में करने का बहुत मतलब नहीं है। इनफैक्ट क्या है ना, अगर ठीक से मध्यस्थ दर्शन को पलट के देखिएगा ना, तो अनुभव दर्शन, अभ्यास दर्शन, व्यवहार दर्शन, ये सब नियम, न्याय, धर्म और सत्य को व्यापक को ही इंगित करता है। इन शब्दों से लिखा मिलेगा आपको, नियम, न्याय, धर्म और सत्य ब्रह्म सहज संज्ञा हैं। ब्रह्म के ही अलग अलग नाम हैं। अभ्यास दर्शन में भी मिलना चाहिए, अनुभव दर्शन में भी मिलना चाहिए। व्यवहार दर्शन में तो आप देखिएगा तो नियम, न्याय, धर्म, सत्य का हेडिंग बना के ही टॉपिक लिखा हुआ है। मानव व्यवहार सहज नियम, न्याय, पोषण शोषण, और उसके बाद सहअस्तित्व वाला अध्याय रहस्य मुक्ति का। तो ऐसे अगर आप उस तरह से देखिएगा ना, तो मध्यस्थ दर्शन की दृष्टि से नियम की चर्चा जो है वो वस्तुतः व्यापक की चर्चा है एक आयाम से। न्याय की जो चर्चा है वो वस्तुतः व्यापक की चर्चा है एक आयाम से। धर्म की जो चर्चा है वो वस्तुतः व्यापक की चर्चा है एक आयाम से। कि प्रकृति की दृष्टि से जब व्यापक को देखने जाते हैं कि प्रकृति के अलग अलग आयामों में व्यापक वस्तु का प्रकटन किस तरह से होता है, या अभिव्यक्ति, लूज भाषा में कहूँ तो उसकी अभिव्यक्ति किस तरह से होती है, वो दिखाई देता है। प्रकृति में व्यापक कह रहे हैं तो सहअस्तित्व तो है, लेकिन प्रकृति में व्यापक का, ऐसा कह रहा हूँ मैं। व्यापक की ऐसा दर्शन लिखा हुआ है, ब्रह्म सहज संज्ञा है। जब मैं कहता हूँ दर्शन में लिखा हुआ है, ये आगम क्रिया से किसी वस्तु का उत्तर देना है। 3 क्रिया होती है अभ्यास दर्शन में, देखिएगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम क्रिया से उत्तर देने का मतलब होता है जिस किसी दूसरे ने भी देखा है, उसको कहीं लिखा है, उसको कोट कर दिया, तो ये आगम क्रिया से उत्तर है। ठीक, प्रत्यक्ष और अनुमान से भी दिया जा सकता है। बेसिकली आप देखोगे कि क्या है ना, क्यों इसको सहअस्तित्व नाम नहीं दे रहे हैं, तो नियम और क्रिया, इन दोनों के योगफल में सहअस्तित्व दिखता है। आप जब किसी इकाई को देखते हो ना, तो उसमें कुछ एक्टिविटी दिखेगी, कुछ क्रिया दिखेगी, और क्रिया के पीछे कोई मूलभूत नियम दिखेगा। तो जब भी हम देखने जाते हैं, एक गिरते हुए सेब को जब आप देखते हैं, तो सेब का गिरना एक क्रिया है, उसके पीछे गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है। ये दोनों अविभाज्य रूप से जुड़ा रहता है। क्रिया और नियम कभी अलग अलग नहीं हो सकते।
नियम का परिचय क्रिया से ही मिलता है, जैसे वहाँ लिखा मिलेगा व्यापक का परिचय प्रकृति से ही मिलता है। देखिए और लिख एग्जैक्टली वेट अ मिनट, बिल्कुल नहीं हुई, इसीलिए तो नियम क्रिया नहीं है। ये जो नियम और क्रिया की अविभाज्यता है, उस अविभाज्यता को हम जब क्रिया साइड से, प्रकृति साइड से देखते हैं तो क्रिया दिखाई देती है, उसको व्यापक साइड से देखते हैं तो नियम दिखाई देता है। ऐसा है, ऐसा है। नियम और क्रिया की जो अविभाज्यता है उसको प्रकृति साइड से देखेंगे तो क्रिया दिखाई देगी, उसको व्यापक साइड से देखेंगे तो नियम दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए नाम तो ये वस्तुतः व्यापक का है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व है। माइक, जीवन एक एटम है, वैसे ही व्यापक क्या है? ये सर्वत्र व्याप्त खाली स्थान। व्यापक क्या है का उत्तर है ये सर्वत्र व्याप्त खाली स्थान। वेट मिनट, इनको पहले रिस्पॉन्ड कर दूं। वो कुछ सोच रही हैं, उनके चेहरे से ऐसा हमको लग रहा है। मतलब एटम तो थोड़ा बहुत, मतलब साइंस पढ़ा है तो थोड़ा सा हम सोच पाते हैं, बट व्यापक का तो बिल्कुल कुछ मैं सोच ही नहीं पाती। ये सामने देखिए नहीं, स्पेस नहीं दिखाई देता, ये जिसको खाली स्थान कहते हैं हम सामान्य रूप से, या आकाश कहते हैं, ये नहीं दिखता है क्या? दिखता है कि नहीं दिखता है? ये तो सामने दिख रहा है, एटम तो दिखता भी नहीं है जी। एटम नहीं दिखता है। लेकिन ये मेरे जीवन से कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये भी मुझे नहीं दिखता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये जीवन से कैसे कनेक्ट होता है। इनफैक्ट जीवन से जो इसका कनेक्शन देखना हो ना, ये जो हमने विवरण दिया ना व्यापक का खाली स्थान के रूप में, ये रूप की जगह से व्यापक का विवरण है कि ये सर्वत्र व्याप्त खाली स्थान है। उससे ऊपर उठ करके गुण स्वभाव धर्म की जगह से जब व्यापक को देखने जाते हैं ना, तो उसका नाम नियम बनता है, न्याय बनता है, धर्म बनता है, सत्य बनता है। ये आपके जीवन से जुड़ा है कि नहीं, इसको ठीक से देखिए तो पता चल जाएगा। इसको ठीक से देखिए कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं और जीवन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। और ये सब मूलभूत सिद्धांत है जो देश काल परिस्थिति से नहीं बदलने वाले हैं। हम बदलने वालों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, देश काल परिस्थिति से नहीं बदलने वाले। जैसे न्याय का एक अगर वाक्य पूछिएगा हमसे, तो मानव मानव की परस्परता में विश्वास पूर्वक जीना ही उसका भागीदारी का स्वरूप है। ये न्याय का एक स्टेटमेंट बनेगा। मानव मानव की परस्परता में प्रेम पूर्वक जीना ही व्यवस्थित होकर के जीने का स्वरूप है, ये न्याय का एक स्टेटमेंट बनेगा। नियम तो हम बात कर ही रहे हैं, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम। धर्म सत्य को नहीं एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं अभी, आउट ऑफ सिलेबस। हाँ एकदम हम अपनी जगह पे खड़े हैं। कोई हाँ बिल्कुल, 1 मिनट बस हमको दे दीजिए, वो कुछ कह रहे थे उसका वाक्य पूरा करवा दें। अभिव्यक्ति वर्ड यूज करते हैं व्यापक के लिए, तो उसमें क्रिया, इसीलिए तो मैं पहले कह दिया कि मैं लूज बोल रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट में बहुत शार्प हूँ। तो व्यापक नियम न्याय धर्म सत्य के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। व्यापक नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में है। अभिव्यक्ति नाम देना हो तो ऐसा होगा कि जिसमें रहते हुए क्रिया अभिव्यक्त होती है। पर ऐसा भी नहीं कि अभिव्यक्त होती है भाषा दर्शन में नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आपको, वो भी मैं कह दे रहा हूँ, मिल जाएगा। लेकिन मैं उसका शार्पनेस बता रहा हूँ आपको कि वो है ऐसा कि अगर आप पूछिएगा कि क्या है, तो व्यापक में संपृक्त होते हुए इकाई अभिव्यक्त होती है। ठीक, वही अभिव्यक्ति चूंकि सहअस्तित्व में दिखाई देती है और उसका सारा एक्सप्रेशन क्रिया के रूप में दिखाई देता है, तो व्यापक क्रिया के आधार के रूप में बना रहता है। और उसको जो अलग अलग नाम दिया है, ठीक है, वो प्रकृति की अलग अलग क्रियाओं को देखने के आधार पर है।
जड़ प्रकृति की क्रियाशीलता को देखने के आधार पर व्यापक का ऊर्जा नाम पड़ता है। चैतन्य प्रकृति में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान होने के आधार पर व्यापक वस्तु का नाम ज्ञान पड़ता है। इकाई जहाँ है वहाँ भी व्यापक वस्तु है, इस आधार पर व्यापक का नाम पारगामी पड़ता है। ऐसा उसका एक एक देखिएगा ना तो मिलेगा। व्यवहार दर्शन के शुरू में उसके कई सारे नाम दिए हुए हैं और किस आशय से दिए गए हैं वो भी लिखा मिलेगा आपको लास्ट। हाँ, जैसे हम ग्रेविटेशनल बोलते हैं तो वो उसको मैं समझ पाती हूँ, फील कर पाती हूँ। ऐसे ही आपने बोला खाली स्थान, तो वो खाली स्थान मुझे फील होता नहीं है। मतलब वो ऊर्जा जो है ना, वो ऊर्जा में क्यों जा रहे हैं अभी? ये खाली स्थान देखिए, नहीं फील होता आपको। ये जो खाली स्थान है, ये हवा जिस जगह पे है, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, आप जिस जगह पे खड़े हैं, माइक जहाँ है, ये कुर्सी जहाँ है, ये स्थान आपको फील नहीं होता? तो अनुभव के स्तर पे फील होता है कि नहीं? पहले स्टेप बाईपास नहीं करिए, स्टेप बाईपास करेंगे तो बात नहीं बनेगी। मतलब मैं हूँ लेकिन मुझे कुछ हम जहाँ खड़े हैं वो हमारे आधार के रूप में खाली स्थान स्पेस है कि नहीं है यहाँ? हाँ, ये स्पेस फील होता है कि नहीं कि स्पेस है यहाँ? हाँ, है, हाँ, ये तो समझ में आता है कि ये जहाँ भी इकाई को देखने जाते हैं वो सब जगहों पर स्पेस है जी, हाँ, कि नहीं? ये समझ में आता है? हाँ, हाँ, तो जहाँ इकाई है वहाँ भी स्पेस है, तो पारगामी शब्द बनता है उसके लिए। हाँ, ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। ठीक है। मतलब मुझे लगता है अभी मेरा उतना स्तर ही नहीं है, मैं क्या नहीं, स्तर तो देख लेंगे, स्तर तो देख लेंगे, पर ये व्यापक का जो भास होने का जगह है वो जगह पहचान सकते कि नहीं हम, वो मुख्य मुद्दा है। अनुभव में कैसे व्यापक प्रकट होता है अभी उस पर नहीं बात करते हम, लेकिन ये जो उसका पहला जगह है भास का, उस पर बात कर लेते हैं ना, जितनी बात करनी हो। कि ये सर्वत्र व्याप्त खाली स्थान के रूप में आपको फील होता है कि नहीं होता है? उसका नाम क्या देंगे वो एक अलग बात है, बट ये एक वास्तविकता के रूप में महसूस होता है कि नहीं महसूस होता है? लेकिन एक शब्द बोलते हैं ना कि खाली स्थान खाली नहीं है, वो मुझे नहीं समझ आता। बस इतना समझ आ रहा है कि खाली है। खाली स्थान एक वास्तविकता है, उसका अभाव नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। जो आपने कहा ना खाली स्थान खाली नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, किसी और के स्टेटमेंट को आप रिपीट कर रहे हैं। दर्शन का भी नहीं है, सीधा बुक का। मैं इनफैक्ट शुरू में ये सब बातों को बताता हूँ, इस बार नहीं किया, कि हम सिर्फ और सिर्फ दर्शन की पुस्तकों की चर्चा को केंद्र में रखेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रबोधक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग परिस्थिति में कुछ बोलते हैं। आप हमारा कोई स्टेटमेंट जाके किसी दूसरे प्रबोधक से पूछेंगे वो क्या कहेंगे, उनका स्टेटमेंट हमसे पूछेंगे क्या कहेंगे, वो कन्फ्लिक्ट होता है। उसमें बेस्ट यही है कि वांग्मय में जो लिखा हुआ है या जो संवादों में कहा गया है उतने भर को रेफर करेंगे तो आसानी से बात हो पाएगी। लेकिन मैं आपके इसका उत्तर दूंगा कि ये जो आप कह रहे हैं ना खाली स्थान खाली नहीं है, उसका मतलब इतना ही है कि खाली स्थान एक वास्तविकता है, न कि वास्तविकता का अभाव है। वो एक वास्तविकता है, न कि वास्तविकता का अभाव है। फिर भैया इसको खाली स्थान क्यों बोल रहे हैं जब इतनी इकाइयाँ तो है ही ना इसमें? मतलब ये बहुत अच्छी बात है, इकाइयों को हटा करके उस बात पर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, इसलिए उसको खाली स्थान कह रहे हैं कि मतलब इकाई नहीं है तब भी वो होना है, उस पर ध्यान चला जाए। नहीं तो आदमी सामान्य रूप से मानता है कि इकाई ही है, वो खाली स्थान इस रूप में तो खाली नहीं है, इकाइयाँ तो इतनी सारी भरी हुई हैं, लेकिन जहाँ इकाई है उस जगह को इंगित कराने के लिए कुछ तो नाम देंगे ना। विचार किया जाए। ये प्रेरणा वर्ड भी यूज किया है, व्यापक इकाइयाँ व्यापक से प्रेरणा लेती है, से नहीं मिलेगा। मैं ये पूरे दर्शन का जो भाषा है हाँ, मैं इकाइयाँ प्रेरित हैं ऐसा मिलेगा, व्यापक प्रेरणा देता है ऐसा नहीं मिलेगा। व्यापक भाषा ये बनेगी कि व्यापक में रहते हुए इकाइयाँ प्रेरित हैं। अगर प्रिसाइज स्टेटमेंट ही देना हो तो बढ़िया। आज के लिए नमस्ते।